ये जो छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया है, ये धर्मांतरण के लिए तो इसका जो रेट था अलग था, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जाति के हिसाब से। 2 से 3 लाख रुपए देता है बच्चा पैदा करने पे। तो मतलब 10 बच्चे पैदा कर लिए तो आपका 20 से 25 लाख बन गया। 600 जिलों में 5000 गुर्गे का मतलब ये हुआ एक जिले में 80 से 85 गुर्गे। अब आप कहेंगे 800 जिले हैं तो छांगुर 600 जिलों में काम क्यों कर रहा था? छांगुर 600 जिलों में इसलिए काम कर रहा था क्योंकि बाकी 200 जिलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचे ही नहीं। जो बॉर्डर का तहसीलें हैं 300, उनमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मान लीजिए क्रिश्चियन है, झुग्गी नंबर 3 में मुस्लिम। क्रिश्चियन और मुस्लिम के बच्चों को हजार रुपए आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए वजीफा आ रहा है। लेकिन हिंदू जो उतना ही गरीब है उसको पैसा नहीं आ रहा है। बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है, रेट फिक्स हो चुका है। लड़कों को पूरा मिल रहा है कि भाई हिंदू की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, क्षत्रिय की बेटी, वैश्य की बेटी या सिख की बेटी है, या अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी की बेटी है, मारवाड़ी की बेटी, 15 लाख रुपए मिलेगा। तो साल भर में अगर एक बेटी को भी उसने अपना ट्रैप कर लिया तो 15 लाख रुपए कमा लिया। पर डे 10,000 के आसपास हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदू कम भी हो रहे हैं तरीके से आप इसको कह लीजिए। साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। भारत में जो हलाल इकोनॉमी चल रही है, और हलाल इकोनॉमी छोटी मोटी नहीं है, 50,000 करोड़। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है लगभग 50,000 करोड़ इससे आ रहा है। और वो जो हलाल इकोनॉमी का पैसा आ रहा है वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करता है जेल जाता है। कितने सारे मंत्री जेल जा चुके हैं, राजा कलमाड़ी अलमाड़ी सब जेल जा चुके हैं ना। केजरीवाल जेल जा चुके हैं, सिसोदिया जेल जा चुके हैं, कितने सोरेन वोरेन सब दुनिया भर के जेल जा चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री जेल जा सकता है तो संविधान की शपथ लेने वाला जज को नहीं जेल जाना चाहिए? सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम। उस जमाने में पॉलीगैमी हुआ करती थी, लोग एक से ज़्यादा विवाह करते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने बोला नहीं, हम 2 हमारे 2। नमस्कार, जी पॉडकास्ट में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज इस पॉडकास्ट में जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी बातें मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, कई मायनों में बहुत ही खास हैं। टीवी चैनलों पर तो उन्हें अक्सर आप देखते ही हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। देश के जाने माने वकील अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अपने देश में लगभग 800 जिले हैं, इनमें से 500 जिलों का भ्रमण तो ये कर चुके हैं। सही बोल रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा 250 PIL ये दाखिल कर चुके हैं अब तक। इतनी PIL क्यों दाखिल करते हैं आप? देखिए, भारत की 80% समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। समस्याओं को ठीक करने का 2 ही स्थान है, या तो संसद या सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मैं संसद में नहीं हूँ, न सांसद हूँ, न मंत्री हूँ, इसलिए मैं अपनी वकालत का उपयोग कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ में जाता रहता हूँ। ठीक है, आज जो हम बातचीत की शुरुआत करेंगे अश्विनी जी, वो है धर्मांतरण। चूंकि धर्मांतरण को लेकर आप देख रहे हैं देश भर में कितनी हलचल है, खासतौर पर जब से ये छांगुर पकड़ा गया है। उसके बाद और भी कई शहरों से इस तरह के मामले सामने आए। तो ये अवैध धर्मांतरण कैसे होता है? क्या इसको लेकर कानून नहीं है? देखिए, धर्मांतरण जो चल रहा है उसके लिए एक तरीके से हमारी अदालतें भी जिम्मेदार हैं, हमारे घटिया कानून भी जिम्मेदार हैं। जो फंडिंग आ रही है वो भी उसकी वजह से भी धर्मांतरण हो रहा है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन लिखा हुआ है। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे संविधान निर्माताओं ने मजहब को फॉलो करने की आंशिक आज़ादी दिया। आप धर्म पूरा पालन करिए, मजहब नहीं। लेकिन हमारे बीच में क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जजमेंट आ गए जिन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन समझ लिया। पहली बात तो ये गड़बड़ी हुई। दूसरी, जो फंडिंग आ रही है वो बड़े प्लान्ड वे में आ रही है। धर्मांतरण आज की डेट में धंधा बन चुका है। अच्छा, SC ST को कन्वर्ट करो 5 लाख रुपए मिलेगा, यादव, पटेल, मौर्य, कुशवाहा, OBC समाज को, पाटीदार समाज, इसको कन्वर्ट करो 10 लाख रुपए मिलेगा। ये छांगुर धर्मांतरण कैसे करवा रहा था? छांगुर जैसे लोग कैसे करवाते हैं धर्मांतरण? छांगुर जो धर्मांतरण करा रहा था एक बड़े प्लान्ड वे में कर रहा था, ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा था। छांगुर को जो फंडिंग आ रही थी वो दुबई से भी आ रही थी और कई और देशों से आ रही थी। वो FCRA के जरिए आ रही थी। ये FCRA कानून 2010 में इसलिए बनाया गया था, अलगाववादियों की, मिशनरियों की, जिहादियों की, माओवादियों की, नक्सलियों की, घुसपैठियों की, सबको फंडिंग मिलती रहे, इसलिए 2010 में कानून बनाया गया था FCRA,
जिसको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, कानून खत्म होना चाहिए। क्या है कानून सर ये? वो कानून बाहर से एनजीओज को फंडिंग लेने की परमिशन देता है कि आप बाहर से फंडिंग ले सकते हैं। छांगुर के टोटल 40 एनजीओ हैं, अलग अलग 40 एनजीओज में वो फंडिंग ले रहा था और कुल 500 करोड़ की फंडिंग उसने बाहर से लिया एफसीआरए के जरिए। दूसरा, अंदर से जो छांगुर की फंडिंग आई लगभग वो भी 500 करोड़ की है, वो भी हवाला के जरिए आई है। हवाला के जरिए आई। टोटल 1000 करोड़ की फंडिंग हुई है और उस फंडिंग का उपयोग वो कर रहा था। 600 जिलों में छांगुर ने अपना नेटवर्क बना रखा था। 600 जिलों में टोटल 5000 गुर्गे उसके पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। 600 जिलों में 5000 गुर्गे का मतलब ये हुआ एक जिले में 80 से 85 गुर्गे। अब आप कहेंगे 800 जिले हैं तो छांगुर 600 जिलों में काम क्यों कर रहा था? छांगुर 600 जिलों में इसलिए काम कर रहा था क्योंकि बाकी 200 जिलों में कन्वर्ट करने के लिए हिंदू बचे ही नहीं है। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, इसलिए ना वहां लब जिहाद हो रहा है, ना लैंड जिहाद हो रहा है, ना धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू है ही नहीं इन जिलों में। नहीं, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कुल 6000 तहसीलें हैं, उनमें 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, चाहे वो आसाम का बॉर्डर हो, चाहे बंगाल का बॉर्डर हो, चाहे गोवा का बॉर्डर हो, महाराष्ट्र का बॉर्डर हो, राजस्थान का वाला बॉर्डर हो, या गुजरात का बॉर्डर हो, उत्तराखंड का बॉर्डर हो, या आपके यूपी का बॉर्डर हो, या बिहार का बॉर्डर। जो बॉर्डर का तहसीलें हैं 300, उनमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। मतलब अल्पसंख्यक हो गए हिंदू, अल्पसंख्यक हो चुके हैं हिंदू। छांगुर एक नहीं है, आपको हर जिले में 2 से 3 छांगुर बैठे हुए हैं उन 600 जिलों में। 200 जिलों में तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हिंदू खत्म हो गए तो किसको धर्मांतरण कराएंगे, तो हिंदू खत्म हो चुके हैं। लेकिन बाकी के जो 600 जिले हैं, आपको हर जिले में 2-3 छांगुर मिलेंगे। और ये अगर किसी को विश्वास नहीं है तो छांगुर का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पता कर ले, ये हो रहा है। छांगुर को प्रोटेक्शन मिलता है माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण, जो 1992 में बना। छांगुर को प्रोटेक्शन मिलता है मदरसों से, और मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से 2012 में कांग्रेस की सरकार ने बाहर निकाल दिया। पहले जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो सारे स्कूल उसके दायरे में आते थे। 2012 में कानून बना के मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। यानी मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, कहाँ से फंडिंग आ रही है, कितने बच्चे हैं, इसको हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग जाकर ऑडिट ही नहीं कर सकते। कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है वो ऑडिट ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको मदरसों की किताब कभी मार्केट में नहीं मिलेगी। वो पढ़ा तो रहा था, लाहौर पब्लिकेशन की कोई किताब पढ़ाया करता था। हाँ, मतलब वही बात, वो तो ये बड़े प्लान्ड वे में हुआ है। और चूंकि धर्मांतरण एक धंधा बन चुका है, बड़ा प्रॉफिटेबल धंधा हो चुका है, रेट फिक्स हो चुका है, लड़कों को पूरा मिल रहा है कि भाई हिंदू की बेटी, ब्राह्मण की बेटी, क्षत्रिय की बेटी, वैश्य की बेटी, या सिख की बेटी है, या अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी की बेटी है, मारवाड़ी की बेटी, 15 लाख रुपए मिलेगा। तो साल भर में अगर एक बेटी को भी उसने अपना ट्रैप कर लिया तो 15 लाख रुपए कमा लिया। महीने के 1.25 लाख रुपए हो गए आने एवरेज। ये जो धंधा चल रहा है, इतना तो अच्छी नौकरी करके लोग नहीं पैसे नहीं कमा पाते। मैं तो ये एक बड़ा आकर्षण है जो ये गोरख धंधा सबसे बड़ा आकर्षण है। और ये चल इसलिए रहा है क्योंकि धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन इसके लिए हमारे पास सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको रासुका बोलते हैं। रासुका, हाँ। लेकिन उस कानून में हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए यूपी में तो सरकार धर्मांतरण कराने वालों पर एनएसए लगा रही है, बाकी राज्य सरकार नहीं लगा रही, बाकी राज्य सरकारें नहीं लगा रही है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून भी यूएपीए। लेकिन धर्मांतरण कराने वाले जो मिशनरी हैं, जिहादी, इनके खिलाफ यूएपीए नहीं लग रहा, तो उनके अंदर कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है। धर्मांतरण अपने आप में एक वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर, और वेजिंग वॉर के लिए इसमें प्रावधान है। एक चीज स्पष्ट करिए आप, धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण ये तो दोनों दो चीजें हैं ना? नहीं, संविधान इसकी आजादी तो देता है, आप कोई भी धर्म किसी धर्म को कबूल कर सकते हैं। आप समझिए पहले, हाँ, संविधान किसकी आजादी देगा? संविधान ये कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं। संविधान उस मजहब को भारत में पनपने की, भारत में रहने की इजाजत ही नहीं देता जो सबको समान नहीं मानता। मतलब कोई भी रिलीजन जो सबको एक समान नहीं मानता, जो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, जो वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के कॉन्सेप्ट को नहीं मानता, जो सर्व मंगल मांगल्य को नहीं मानता, उसको भारत का संविधान इजाजत ही नहीं देता।
भारत में समझिए आप, ये संविधान भारत का है, तो संविधान की इंटरप्रिटेशन भारत के हिसाब से होगी, ना किसी विदेशी कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगी। भारत में दो ही कॉन्सेप्ट है, धर्म और अधर्म। रिलीजन तो हमारा कॉन्सेप्ट है नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट है धर्म या अधर्म। सनातन में सबको समान मानते हो तो धर्म, नहीं मानते हो तो अधर्म। सबके साथ भाईचारा रखते हो तो धर्म, और छुआछूत रखते हो तो अधर्म। कोई किताब जो सबको समान मानती नहीं है उसको आप रिलीजियस किताब कैसे कह सकते हैं? कोई किताब जो पाक नापाक को प्रमोट कर रही है, कोई किताब जो हिंसा को प्रमोट कर रही है, वायलेंस को प्रमोट कर रही है, कोई बुक जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है, कोई किताब जो ऊंच नीच की भावना को प्रमोट कर रही है, उसको भारत का संविधान इजाजत नहीं देता। और उसको हम रिलीजियस किताब भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 में भी उसको नहीं कवर कर सकते। आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आपका जो रिलीजन है, जो मानने की स्वतंत्रता है, उसमें 3 आपकी कंडीशन है। आप रिलीजन को मानेंगे तो किसी का हेल्थ खराब नहीं होगा, मतलब ना एयर पोल्यूशन करेंगे, ना वाटर पोल्यूशन करेंगे, ना नॉइज पोल्यूशन करेंगे, ना लैंड पोल्यूशन करेंगे। दूसरा, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इमोरल नहीं होना चाहिए, वो अनैतिक नहीं होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। दूसरों के साथ छुआछूत पैदा करना, मेरा रिलीजन सुपीरियर है, तुम्हारा रिलीजन इन्फीरियर है, हमारे वाले गॉड को मानोगे तभी तुम्हें ये व्यवस्था मिलेगी, हमारे वाले को नहीं मानोगे तो नर्क में चले जाओगे, जहन्नुम में चले जाओगे। ये इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप इसको हमारा संविधान प्रोटेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूं भारत का संविधान घर वापसी तो प्रमोट करता है, क्योंकि घर वापसी से भारत की संस्कृति मजबूत होती है। भारत का संविधान विदेशी पंथ में और ऐसे पंथ में जो सबको ये समान नहीं मानता, उसमें कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन दिक्कत कहाँ है सुनील जी? आप तो कानून के जानकार हैं, पीआईएल वगैरह दाखिल करते थे। छांगुर जैसे लोग कैसे बन जाते हैं? ये तो एक छांगुर पकड़ा गया, ना जाने कितने छांगुर होंगे, न जाने कितने छांगुर हैं। और छांगुर के जरा मददगारों की सूची देखिए। हवलदार पकड़ा गया, एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर पकड़ा गया, थानेदार पकड़ा गया, एक तहसीलदार घेरे में है, एक कलेक्टर साहब घेरे में है, एक कप्तान घेरे में है। ठीक है, तो मतलब सारे के सारे नौकर साहब। मैं तो कहता हूं कि इसमें कई सांसद भी उसके मददगार हैं, उसके जिन्होंने उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अभी उनका नाम नहीं आया, मैं आशा करता हूं जैसे जांच बढ़ेगी वो भी मामला आगे आ जाएगा। पूरा सिस्टम उसके साथ, पूरा सिस्टम नीचे से लेके, अरे एक पेशकार उसकी मदद कर रहा था, एक तहसीलदार उसकी मदद कर रहा था। तो मतलब हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, कप्तान, विधायक, सांसद, पूरा नेटवर्क उसके साथ में बैठा हुआ। नेटवर्क कैसे साथ में बैठा हुआ है? केवल और केवल चूंकि पैसा आ रहा है, पैसा सब खा रहे हैं, हवलदार भी खा रहा है, थानेदार भी खा रहा है, कुछ ये भी खा रहा है, कुछ वो भी खा रहा है। और दूसरा, धर्मांतरण के मामले में आप समझिए, जो हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, अभी तक कितने लोग पकड़े जा चुके हैं? एक इसके पहले आईएएस ऑफिसर था, वो पकड़ा गया यूपी का, अभी तो रिटायर हो गया, सस्पेंड हो गया। प्रोफेसर पकड़ा जा चुका है, डॉक्टर पकड़ा जा चुका है, इंजीनियर पकड़ा जा चुका है। ठीक है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब कुछ अगर एक पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी के इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो भारत के लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे विषय पे गंभीरता के साथ चिंतन करके हमें कोई एक कमीशन बनाना पड़ेगा और सभी किताबों की समीक्षा करना पड़ेगा। एक बार देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी रिलीजियस किताबें हैं जो हमारे संविधान के ठीक उल्टा सिखा रही हैं। जो प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, कौन कौन सी ऐसी रिलीजियस किताबें हैं जिसको हम रिलीजियस किताबों का नाम कहते हैं, धार्मिक मजहबी किताबें हैं या रिलीजियस बुक्स हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सवाल आम जनता से नहीं, माननीय जजों से पूछता हूँ कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि जो किताब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को नहीं मानती, क्या उसको भारत में रहने, पढ़ने, पढ़ाने, उसको स्कूलों में पढ़ाने की इजाज़त दी जा सकती है क्या? जो रिलीजन आर्टिकल 14 को नहीं मानता, इक्वलिटी बिफोर, सबको एक समान नहीं मानता, जो आर्टिकल 17 के खिलाफ है, जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, जो पाक नापाक सिखा रहा है, जो हलाल हराम सिखा रहा है, जो दूसरों को मतलब हिंसा के लिए प्रमोट कर रहा है, क्या उसको भारत में फलने, फूलने और मानने और उसको रखने की संविधान इजाज़त देता है क्या? ये तो भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं, ज़्यादा अच्छा है। मैं तो उनके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली संविधान की व्याख्या वही करते हैं। हो बहुत, और जो कानून बनाते हैं, हाँ, उनको भी सोचना चाहिए। संविधान की शपथ उन्होंने भी लिया हुआ है। हो क्या रहा है? नहीं, धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है अपने देश में, आप ये कह रहे हैं? सेंट्रल लेवल पे कोई कानून नहीं है। सेंट्रल लेवल धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, और पर डे
मेरी पीआईएल चल रही सुप्रीम कोर्ट में, पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। पर हर दिन 1500 हिंदू परिवार दूसरे धर्म में जा रहे हैं, दूसरे धर्म में, विदेशी धर्म में जा रहे हैं, विदेशी पंथ में जा रहे हैं, धर्म में नहीं जा रहे, पंथ में जा रहे हैं, विदेशी रिलीजन में जा रहे हैं। एक परिवार में 6 से 7 आदमी मान के चलिए, तो यानी पर डे 10,000 के आसपास हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदू कम भी हो रहे हैं, एक तरीके से आप इसको कह लीजिए। साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। हिंदू कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि हिंदू विरोधियों की संख्या बढ़ रही है। उसका एक पहलू ये भी है, यही मेन पहलू है। अल्टीमेटली कौन था? कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बुरहान वानी कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। आपका अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। याकूब मेनन कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्होंने मुंबई में बम ब्लास्ट किया कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्होंने कन्हैया लाल को मारा कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। कोई अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन वालों को सुना आपने कि वहां पे जो दुबई में हिंदू रहते हैं उनको मार मार के कोई भगा रहा हो? कभी आपने सुना अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कोई लफ्ज़ जिहाद कर रहा है, कोई लैंड जिहाद कर रहा है, कोई धर्मांतरण कर रहा है, कोई कुछ इस तरीके का काम कर रहा है? कौन कर रहा है? सारे कन्वर्टेड हिंदू कर रहे हैं। इसलिए कन्वर्जन हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, और कन्वर्जन हो रहा है। केवल उन 9 राज्यों में नहीं हो रहा है जहां हिंदू खत्म हो गए। बाकी आप कन्वर्जन देख लो, यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, गुरुओं की धरती पे हो रहा है जहां सबसे धर्मांतरण। पंजाब में भी हो रहा है। हाँ, पंजाब में हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या, लेकिन उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। समस्या राष्ट्रीय हो तो समाधान संसद में होना चाहिए, समस्या लोकल हो तो उसका समाधान विधानसभा में होना चाहिए। ये राष्ट्रीय समस्या है। 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं टोटल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। उस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का मतलब पर डे 1000 बेटियां हमारी लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। पर डे आप समझिए ना कि कितना भी बड़ा तालाब हो, पर डे एक ड्रम पानी निकालिए तालाब सूख जाएगा। कितना भी बड़ा वृक्ष हो, पर डे एक उसकी डाल काटिए, आने वाले टाइम में वो पेड़ सूख जाएगा। हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था अफगानिस्तान में खत्म हो जाएंगे। खत्म हुए कि नहीं हुए? कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसलिए मैं इसको फालतू मानता हूँ, बकवास है। दुर्योधन का ननिहाल गंधार हिंदू राष्ट्र था, सारे हिंदू और बौद्ध रहते थे। हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई, अफगानिस्तान मिट गया। अफगानिस्तान बन गया, न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे। राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान बन गया। न हिंदू बचे, न जैन बचे, न बौद्ध बचे, न सिख बचे, न ब्राह्मण बचे, न क्षत्रिय बचे, न वैश्य बचे, न दलित बचे। बंगाल 2 पार्ट हुआ, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। जो बंगाल हमारे पास है उसमें 70% हिंदू हैं। जो बंगाल बांग्लादेश बन गया उसमें मात्र 5% हिंदू हैं। पंजाब 2 पार्ट हुआ, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब। ईस्ट पंजाब हमारे पास आया। हमारे पास जो पंजाब है उसमें 65% सिख हैं। जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उसमें 3% सिख है। सिख खत्म। जो है भी किस हालत में है, जो है किस हालत में, खबर आती रहती है। ठीक है। मल्लदीप, राजा राज चोल जहाँ राज किया करते थे, मालदीप बन गया। सारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए। दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर, भव्य शिव मंदिर गंधार में था। गंधार नरेश ने बनवाया था अपनी बेटी के लिए। उस मंदिर की एक ईंट नहीं बची है। दुनिया का सबसे भव्य जैन मंदिर मुल्तान में था, भगवान पार्श्वनाथ का। उस मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान का जो जैन मंदिर था उसमें मदरसा चल रहा है। अभी मदरसा चल रहा है, मदरसा चल रहा है दुनिया में। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा भव्य मंदिर इनका भगवान विष्णु का, वो आज के पेशावर में था। उसकी एक ईंट उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि वेद पुराण और बाइबल कुरान एक समान होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सारे रिलीजन एक समान होते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि सारी किताबों में एक ही चीज लिखी है। ना, एकदम गलत है। तो सर्वधर्म समभाव की जो बात कही जाती है वो कहाँ है फिर? ये फ्रॉड है, ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है। ये सर्वधर्म समभाव तो हो ही नहीं सकता, वो तो शब्द ही गलत है, क्योंकि धर्म तो एक है, बाकी तो पंथ है। हाँ, सर्वपंथ समभाव भी फ्रॉड है, क्योंकि सारे पंथ एक समान नहीं है। सारे पंथ की टीचिंग अलग अलग है, सारे पंथ में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सारे पंथ में अलग अलग। आप मुझे बताइए, जो भारत के पंथ हैं, बुद्धिज्म यहां शुरू हुआ, जैनिज्म यहां शुरू हुआ, सिखिज्म यहां शुरू हुआ, इसमें से कौन सा ऐसा पंथ है जो कहता अगर हमारे वाले को फॉलो नहीं करोगे तो काट के फेंक देंगे? जैनिज्म ये नहीं कहता कि अगर जैन पंथ को नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे। सिखिज्म नहीं कहता है कि अगर सिख नहीं बनोगे तो नरक में चले जाओगे।
बुद्धिज्म नहीं कहता अगर भगवान बुद्ध को नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मानोगे, गणेश हनुमान जी वेंकटेश नहीं मानोगे, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती नहीं मानोगे, तुम नरक में चले जाओ। हम तो नहीं कहते कभी। हम तो कहते भैया ठीक है, एकम सत्य, जिस तरीके से अपना सत्य को पालन करो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ विदेशी रिलीजन ऐसा नहीं मैं, इसलिए मैं कहता हूं भारतीय पंथों को विदेशी पंथ के साथ तुलना करना, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को विदेशी जो पंथ हैं, रिलीजन शुरू हैं, उनके साथ तुलना करना ये बेईमानी है, इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है। ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड आप इसको बता रहे हैं। इंटेलेक्चुअल फ्रॉड है ये। अच्छा, तो ये धर्मांतरण का जो गैंग काम करता है कैसे काम करता है, मतलब इनका क्या ब्रेन वॉश किया जाता है? क्योंकि इसमें कई चीजें आ रही हैं, इसके अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक बात तो ये भी निकल कर आई कि धर्म के आधार पर आप जो बता रहे हैं ब्रेन वॉश किया जाता है कि हमारा धर्म सुपीरियर है। एक बात निकल के आ रही है कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला है, ठीक है, नशे के जरिए भी ब्रेन वॉश किया जाता है। देखिए, मैं एक अकेला छांगुर का एग्जांपल देता हूँ। 600 जिलों में उसके 5000 गुर्गे हैं। एक जिले में एवरेज कितने हो गए? 80 से 85 गुर्गे। एक जिले में कॉलेज कितने होते हैं? 10। यानी हर जिले में, उसमें भी कई जिलों में इतने नहीं भी होंगे, इतने नहीं होते, इससे कम भी है। मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ, एवरेज मान के चल रहा हूँ कि एक जिले में 10 कॉलेज और एक जिले में गुर्गे कितने? 80। यानी हर कॉलेज में उसके 8 गुर्गे खड़े हुए हैं। या तो एडमिशन लेके अंदर कॉलेज के अंदर हैं, और नहीं एडमिशन लेके कॉलेज के अंदर हैं तो बाइक लेके गेट के बाहर खड़े हैं। बढ़िया बढ़िया गाड़ी है, उनके पास कपड़ा है, बढ़िया चश्मा है, बढ़िया ये है, पैसा बाहर से आ रहा है, पैसा बाहर से आ ही रहा है, खूब जीन्स वीन्स पहने फ्रेंडशिप कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ वो बेटियों पे भी वो फिल्मों का असर है, सीरियल का असर है, ठीक है, दुनिया भर का जो सोशल मीडिया का असर है, उनको भी अपना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला उनके दिमाग में खुमार चढ़ा हुआ है, तो वो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कॉन्सेप्ट में, और जब तक उनको हकीकत पता चलती है तब तक सब कुछ लूट चुका होता है। लफ्ज़ जिहाद में तो 90% घटनाओं में FIR ही नहीं होता, और वो FIR नहीं होता घटिया जुडिशियल सिस्टम के कारण। मेरा भी कार्यक्रम था भोपाल में, मैं वहाँ गया तो वहाँ के पुलिस के लोगों से मैं बात कर रहा था। एक लड़के ने लगभग 53 लड़कियों के साथ धोखा किया। 53 लड़कियों 53, एक अकेले ने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाया। अच्छा, हाँ, प्रेम जाल में। टारगेट उसका 100 का था, 53 उसने सक्सेस अचीव कर लिया था। टारगेट लेके चल रहा था, टारगेट लेके चला। वो मथुरा में एक पकड़ा गया ऑटो चलाने वाला, 50 का टारगेट था, 23 लड़कियों की फोटो उसके मोबाइल में मिली है। भाई वो जितना ज्यादा वो करेंगे पैसा मिलेगा ना उसके हिसाब से, तो रेट फिक्स है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 15 लाख, यादव, पटेल, कुर्मी, केवट, मौर्य 10 लाख, आदिवासी, सरोज, पासवान, ट्राइबल 5 लाख। तो उनको कमाई का जरिया है वो, तो पूरा उनका टारगेट चल रहा है। तो वो ऐसे में बात मैं आपको ही बता रहा था, ये जो चल रहा है ना स्कूल जुडिशियल सिस्टम का आपने जुडिशियल सिस्टम, हाँ, हो क्या रहा है? FIR भी दर्ज नहीं हो पाती है। FIR वो कराना नहीं चाहती। वो मुझे पुलिस के अधिकारी बता रहे थे वहां पे कि सर इसने 53 लड़कियों के साथ किया, हमने 53 के 53 लड़कियों से कांटेक्ट किया, उनके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। एक लड़की आई है और उसके माता पिता को 3 दिन काउंसलिंग करनी पड़ी, तब FIR के लिए तैयार। बदनामी के डर से सामने नहीं बदनामी के डर से। दूसरा, जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि अभी तो वो कुछ नहीं कहना पड़ रहा है, कोर्ट में उससे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सामने वाला वकील ऐसे सवाल पूछेगा कि वो तो उसके लिए बोलना मुश्किल हो जाएगा। कब मिली, तो कैसे मिली, तो तुम्हें कहाँ बहलाए, तो कहाँ फुसलाए, तो पहली मुलाकात कहाँ हुई, तो दूसरी मुलाकात कहाँ हुई, तो तुम्हें कहाँ ले जाके नाश्ता कराया, तो नाश्ते करना क्यों चली गई, तो तुम मतलब कुल मिला के जो डिफेंस का लॉयर होगा तो उसकी इज्जत मिट्टी में तार तार कर देगा। इसलिए लोग FIR ही नहीं कराना चाहते। अच्छा, दूसरा, एक बार पूछ ले समझ में आता। 20 साल मुकदमा चलेगा ट्रायल कोर्ट में, 10 साल चलेगा हाई कोर्ट में, और 10 साल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। जयपुर में 1,500 बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था 1990 में, 2024 में आके सजा हुई है। आप सोचिए ना, 1990 के 2024 में सजा हो रही है, 34 साल के बाद हो रही है। मतलब इनसे जुड़े लोगों के पास इतना पैसा है कि ये अगर वहां बच गए तो कानूनी तौर पे आपको अदालतों में उलझा लेंगे। दूसरा, फर्जी गवाही देना कोई अपराध नहीं है। इनके पास पैसा है, 10-10 हजार रुपए में 10 फर्जी गवाह खड़ा कर लेते हैं। आप किसको गवाह ले आओगे? आपके साथ लफ्ज़ जिहाद हुआ है, वो किसी के सामने नहीं हुआ ना, सब कुछ अकेले अकेले हुआ। आप किसको गवाह ले आके खड़ा करोगे? हाँ, हमारे सामने ये लड़का ये ट्रैप करता था, हमारे सामने ये करता था। बहुत करोगे आप रेस्टोरेंट वाले को दिखाओगे, रेस्टोरेंट वाला गवाह मुकर जाएगा, बोले हम क्यों इसे पछड़े पड़े, बोले जी हमें नहीं कुछ पता। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला एंगल कैसे जुड़ता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा एंगल है, और ये घटना राजस्थान में भी आई है, ये घटना यूपी में भी आई है, अभी एक बिजनौर में घटना आई है
कि बाकायदा पहले इसको ट्रैप कर लेना, ट्रैप करके फिर उसमें वेश्यावृत्ति कराने के मामले आए। अच्छा। वेश्यावृत्ति पे ढकेल दे रहे हो, उसमें विदेशों में बेच दे रहे। एक दो घटनाएं ऐसी ही पता चला, यहाँ ट्रैप किया, ये किया, वो किया, और लेके चले गए गल्फ कंट्रीज में, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा कोई और network। वहां जाके और छोड़ के आ गए वापस। लड़की बेचारी वहीं पड़ी हुई है, खुद वापस आ गए। ये भी है। ड्रग का बहुत बड़ा कारोबार है। अच्छा। इसकी शुरुआत कॉलेजेस में दोस्ती करने के बाद ड्रग के साथ हो रही है। जब एक बार आदमी, और इसका हुआ यहाँ पे गाजियाबाद में, एक गर्ग फैमिली थी, उनके बेटे नहीं थे, और उस गैंग को पता चला कि भाई ये तो 100 करोड़ के मालिक हैं, ये तो बिजनेसमैन है, बेटा है नहीं, तो बेटी को पटा लो, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आजकल ये एंगल भी चल रहा है। और धीरे धीरे उससे दोस्ती किया। बेटी यहीं नोएडा से MBA कर रही थी, लड़का यहीं दिल्ली का था, उससे दोस्ती किया, फिर थोड़ा पबों में जाना शुरू हुआ, फिर थोड़ा साथ में बियर वियर पीना शुरू हुआ, थोड़ा ये शुरू हुआ, करते करते फिर अपने वीडियो बन गए। उसके बाद उसको टॉर्चर करना शुरू किया। और शादी के पहले, सोचिए, शादी के पहले ही उसने चेक ले लिया, BMW के लिए चेक ले लिया, अच्छा जी। फॉर्च्यूनर के लिए चेक ले लिया, रिंग सेरेमनी के नाम पे रेडिसन में पूरा पैसा 25 लाख रुपए लड़की से पे करवा दिया। बड़े घर की लड़की थी, सारी पे करते जा रही थी। ये गाजियाबाद में घटना हुई है। औरत में इतना टार्चर हुई कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, खत्म हो गई वो, एक परिवार बर्बाद हो गया। इससे ये जो ड्रग वाला है ना, इससे तुम्हारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। लड़के नशेड़ी हो रहे हैं, उसमें उस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है। आता कैसे है, मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में भी पुलिस है, अलग अलग एजेंसीज हैं, कैसे ये लोगों तक पहुंच जा रहा है? देखिए, एक तो बॉर्डर कुछ खुले हुए, दूसरा सबसे बड़ी बात होती है कानून का खौफ नहीं है। ये खौफ भारत में नहीं है। सिंगापुर में एक व्यक्ति 900 ग्राम गांजा लेके गया था। सिंगापुर का कानून कहता है कि ड्रग स्मगलर को सीधे सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे और फांसी पे चढ़ा देंगे। कोई न गवाही, न कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, न पूछताछ, न चार्जशीट, न ये न वो ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं। सीधे सीधे नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। अच्छा। वो ऐसे कानून की भारत में जरूरत है। यहाँ तो 9-9 कुंटल गांजा मिलता है, 9-9 कुंटल चरस मिलती है, आए दिन रेव पार्टी होती है, पब पार्टी होती है, तो आम बात होती जा रही है। ठीक है, आम बात होती जा रही है ना। वो इसलिए चल रहा है, पंजाब का बुरा हाल है, पंजाब का बुरा हाल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब समय आ चुका है कि जो नई वाली BNS बनी है, इसमें अमेंडमेंट करके एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू लव जिहाद, एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, एक चैप्टर होना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, आप इसको समझिए जरा। 5 लाख, वो 5 लाख बहन बेटियां अगर रहती, शादी विवाह होती, किसी की बहू बनती, वो माँ बनती, तो पूरा एक चेन चलती ना। वो तो चेन खत्म हो गई, वो अलग चेन चल रही है अब तो वहां दूसरी तरफ चेन चल रही है। तो ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, उसके 5 कारण है: लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और इसको रोकने के लिए एक ही तरीका, कानून बनाया जाए, फंडिंग रोकी जाए, FCRA की फंडिंग रोकी जाए, हवाला की फंडिंग रोकी जाए, ड्रग से जो पैसा जनरेट हो रहा है वो फंडिंग रोकी जाए, ड्रग स्मगलिंग को रोका जाए, नशे जो ये नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है उससे जो पैसा आ रहा है उस पर आपको रोक लगाना पड़ेगा। अंग्रेज यहाँ पे लगभग 20 लाख एकड़ जमीन 90 साल की लीज पे देके, 99 ईयर की लीज पे देके गए थे मिशनरीज को। वो जमीनें वापस नहीं हुई हैं। 20 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरीज ने कब्जा कर रखा है। 99 ईयर की उनकी लीज पूरी हो चुकी, वापस नहीं हुई जमीनें। चंगाई सभा के नाम पे भी तो गोरख धंधा होता है, अभी एक खबर आई थी एकदम। चंगाई सभा, आप ये देखो, यूपी में भी हो रहा है चंगाई सभा, एक पकड़ा गया था, पंजाब में भी हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च हमारे गुरुओं की धरती पर जालंधर में बन रहा है, पंजाब में बन रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। फंडिंग वही, पैटर्न वही, FCRA। अंग्रेजों ने एक भी कानून, अखिलेश जी, भारत को मजबूत बनाने के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को लूटने, बांटने और हमें गुलाम बनाने के लिए बनाया था। उनकी तो नीति थी, यही। हाँ, तो जब तक उसमें से वो 100% कानून अंग्रेजों के नहीं खत्म होंगे, तब तक भारत सुरक्षित नहीं होगा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, लगभग 1,500 कानून बदले गए पिछले 10 वर्षों में, खत्म किए गए, लेकिन अभी 225 कानून बचे हुए हैं। उन 225 कानूनों को खत्म करना जरूरी है, तब जाके भारत सुरक्षित। उनमें से 2-3 प्रमुख कानून आप जो चाहते हैं तुरंत खत्म हो, उसमें एक तो शरीयत एक्ट है 1937 का, एक उसमें ड्रग एक्ट है 1940 का,
फॉरेनर एक्ट तो चलो अभी 1946 वाला अभी बदला गया है, उसको ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून, वो बनाना बहुत जरूरी है। जब तक कानून कठोर नहीं होगा और जल्दी से सजा नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम की नीति क्या थी? भय बिन होय न प्रीत, जिसको राम नीति कहते हैं। सठे साठ्यम समाचरित, कृष्ण नीति इसी को कहते हैं। हमारे दादा परदादा कहते थे लोहा लोहे को काटता है, और हम कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये जो बांसुरी बज रही है धर्मांतरण की, लफ्ज जिहाद की, लैंड जिहाद की, घुसपैठ की, धर्मांतरण की। एक तो बांसुरी ऐसी बज रही थी, आज ही खबर आई, मुजफ्फरनगर का शायद मामला है कि कोई कासिम था, कृष्ण बन के रह रहा था मंदिर में, पुजारी बना हुआ था साल भर से। पुजारी बना हुआ था, बाप मौलाना था कहीं पे उसका, सीतामढ़ी में। हाँ, अब्बू उसके वहां पे मौलवी हैं, हाँ, बिहार में। हाँ, और उसका जो वाली बेटा है वो यहाँ पे मंदिर का पुजारी बन गया। ये फ्रॉड हो रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। और क्यों फ्रॉड हो रहा है? नाम बदलना कोई अपराध नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना कोई सीरियस क्राइम नहीं, और आधार तो 2000 में बन जा रहा है। राशन कार्ड तहसील का दलाल 2000 में बनवा देता है, जिसके नाम से चाहिए उसके नाम से बन जाएगा। आपके पते पे कहिए तो 10 आधार बनवा दें, 10 आप राशन कार्ड बनवा दें। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 4 हज़ार रुपए में जिसके नाम से चाहिए उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा आरटीओ ऑफिस में। जिसके नाम से चाहिए 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम का दलाल उठा के दे रहा है। और जब ये 4-5 काम हो जाते हैं तो कोई वोट जीवी नोट जीवी उनका जो है वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा दे रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कानूनों को नहीं बदला। मैं एक बात जानता हूं, जो समस्याएं भारत में हैं अभिषेक जी, न ये विश्वव्यापी हैं और न ये लाइलाज है, मानव निर्मित। एक इंजीनियर के नाते मैं कह रहा हूं, मैं वकालत से पहले इंजीनियर था। अच्छा, एक इंजीनियर के नाते मैं कह रहा हूं कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है। मानव निर्मित हर समस्या का इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी रूट काज एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके बाद उस पर आपको काउंटर एक्शन लेना पड़ेगा। यही तरीका है। आप ये देखिए, फर्जी डॉक्यूमेंट भारत में बनते हैं। कभी आपने सिंगापुर, जापान में सुना, अमेरिका में सुना, दुबई में सुना, कुवैत, बहरीन में सुना? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती कि अपने देश में इतने डॉक्यूमेंट्स जरूरत क्यों पड़ती है। आधार कार्ड अलग, ड्राइविंग लाइसेंस अलग है, पासपोर्ट अलग है, वोटर पहचान पत्र अलग है। कई देशों में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में जहां तक मेरी जानकारी, एक कार्ड से आपके सारे काम हो जाते हैं। नहीं, वो तो हमने उसी अमेरिका के पैटर्न पे भारत में आधार को लिया। हम आधार को हमने बनाया। आधार जो अथॉरिटी, उसका नाम ही है यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हम उसी पैटर्न पे लाए थे। दुर्भाग्यवश वो आधार केवल और केवल वो राशन और इनमें रह गया, आगे बढ़ा नहीं मामला। अभी भी अगर हम जो आधार नंबर है इसी को यूनिक आइडेंटिटी बना ले, जो आपका आधार नंबर होगा वो कॉमन नंबर होगा हर चीज़ के लिए। वो आपका रोल नंबर भी होगा, वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर भी होगा, वो आपके रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा, वो आपका एम्प्लॉय कोड भी होगा। इस तरीके से अगर उसको कर दे, एक पहचान बन जाए व्यक्ति की, एक आइडेंटिटी, एक व्यक्ति की पहचान हो जाए, तो बहुत सारे चीटिंग, बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे फोर्जरी जो हो रही है, इसको रोका जा सकता है। ये मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। ये होना चाहिए, हुआ नहीं है लेकिन ये होना चाहिए। अगर हो जाए तो उससे बहुत सारी समस्याएं, लोगों के काम भी तो आसान हो जाए। ड्राइविंग लाइसेंस में अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, पॉडकास्ट शुरू करने के पहले आप बता रहे थे कि इतने साल में दोबारा बनवाना पड़ जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या मतलब है? देखिए, भारत में 2 तरीके का करप्शन है। एक है करप्शन बाय डिफॉल्ट, एक करप्शन बाय डिजाइन। एक तो करप्शन बाय डिफॉल्ट है कि भाई ठीक है, जा रहे थे, पुलिस ने रोका, पैसा ले लिया, तहसील पे गए तो पेशकार ने ले लिया, तहसीलदार ने ले लिया, थाने पे गए तो हवलदार ने ले लिया, ठीक है, नगर निगम में गए तो दलाल ने ले लिया। एक नॉर्मल हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट, कोई कागज बनवाना है तो आपको 2-4-500 देना है। भारत में करप्शन बाय डिजाइन है। अच्छा, डिजाइन किया जाता है करप्शन। मैं आपको 2-3-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 18 साल में आपने मान लो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, तो 15 साल के लिए बनेगा, तो 33 साल में आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। भाई 33 साल होते होते तो आपकी ड्राइविंग स्किल और बढ़ गई ना, बेहतर हो जाएगी, गाड़ी बेहतर हो गई। सही बात है। लेकिन जब आप बेहतर गाड़ी चलाने लगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो अब आप फिर जाओ, फिर दलाल को पकड़ो या कुछ करो, अपना छुट्टी लो, एक दिन में तो काम होगा नहीं। तो आदमी मजबूरी में क्या करता है, फिर किसी दलाल को पकड़ता है। पासपोर्ट, 18 साल में आपका पासपोर्ट बना, 10 साल के बाद एक्सपायर हो गया। जब 28 साल में आप थोड़ा कमाए धमाए, अब थोड़ा आप सोचे चलो विदेश यात्रा करूं, कुछ करूं, तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। अब फिर वही प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, सड़क बनती है लेकिन बगल में नाली नहीं बनाई जाती जिससे कि पानी लगे। पानी लगेगा तो सड़क टूटेगी, तो सड़क टूटेगी तो टेंडर होगा। तो ऐसे पहले 2-3 साल तक तो नाली बनाई नहीं जाएगी, केवल सड़क बना दी जाएगी, पानी लगता रहे, टूटती रहे, टेंडर होता रहे, पानी लगता रहे।
3-4 साल के बाद फिर कुछ हंगामा होगा, तब जाके बगल में नाली बना दी जाएगी जिससे पानी उस पर ना लगे। 2 लेन की सड़क बनानी तो 1 लेन की सड़क बनाएंगे। मतलब अगर कुछ काम करते हैं तो फ्यूचर प्लान करके करते हैं ना। क्या हमारे उनके जो प्लानर है उनको नहीं पता कि यार हमारी जो कुछ हम करने जा रहे हैं 20 साल तक हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी, सब उनको पता है। लेकिन नहीं, 1 लेन की सड़क बनाएंगे, एक टेंडर उठा, फिर हंगामा हुआ, ट्रैफिक जाम हुआ, 2-4 एक्सीडेंट हुए, 10-20 लोग मर गए। हाँ, फिर हंगामा, अभी कुछ 2 लेन करेंगे तो फिर टेंडर उठेगा, फिर जमीन एक्वायर की जाएगी, फिर किसानों के साथ माथापच्ची, किसानों के साथ ये वो, ठीक है, घर मकान दुकान तोड़ने पड़ेंगे, बुलडोजर चलाने पड़ेंगे, वो अलग हंगामा। ठीक है। तो ऐसे जो है, एक आपको इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग घर में रहते हैं, एसी कितने पे करके सोते हैं? 24-25 पे। 24-25 पे एसी कर देते हैं, आराम से एक पतला सा चादर ओढ़ के सो जाते हैं। घर में कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, ठीक है। लेकिन ट्रेन में क्या किया जाएगा? पहले टेम्परेचर को 16 किया जाएगा जिससे आपको ठंड लगे, और ठंड लगेगी तो आपको कंबल दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर कर देगा ट्रेन में तो कंबल की जरूरत ही नहीं है। कंबल हाइजेनिक नहीं है क्योंकि हर बार धुलता नहीं, बिल्कुल नहीं है। चद्दर हाइजेनिक है भाई, हर बार धुल के मिल जाती है, लेकिन नहीं, वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि चद्दर जो मिलता है 200 रुपये का मिलता है, तो 200 रुपये का 20% कमीशन कम हुआ। कंबल 2000 का मिलता है, उसका 20% कमीशन ज़्यादा होता है। चद्दर की धुलाई 10 रुपये है, तो धुलाई में जो 20% कमीशन मिला वो कम है। कंबल की धुलाई 200 में है, तो 200 का 20% थोड़ा ज़्यादा है। तो बिजली बर्बाद हो रही है 16 डिग्री टेम्परेचर करके, बिजली की खपत बढ़ाई गई है, लेकिन कंबल देना है। क्यों? क्योंकि कंबल से कमीशन ज़्यादा आता है। इसको कहते हैं करप्शन बाई डिज़ाइन जो आप कह रहे हैं, ठीक है। जैसे पूरे देश में आप देखो, दिल्ली में डीडीए है, जयपुर में जेडीए है, गुड़गांव में हुड्डा है, गाजियाबाद में जीडीए है, लखनऊ में एलडीए है। आपको जो विकास प्राधिकरणों के फ्लैट है ना, कभी ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा कि आप सीधे उसमें शिफ्ट हो जाओ। कभी या तो आपको किचन तोड़ना पड़ेगा, बालकनी कुछ तोड़नी पड़ेगी, या दीवार सीधर सुधर करना पड़ेगा, कुछ प्लास्टर दोबारा करवाना पड़ जाएगा, प्लास्टर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जानते क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उस फ्लैट की जो उसकी जो वारंटी है वो 99 ईयर की लीज है। लेकिन 99 ईयर की वारंटी तभी है जब उसमें आप कोई छेड़छाड़ मत करो। जैसे ही आपने छेड़छाड़ किया तो 99 ईयर की वारंटी खत्म। तो इसलिए कमरे को ऐसा बड़ा छोटा रखा जाएगा कि आप मजबूर होके उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दो। छेड़छाड़ कर दिया तो भैया उनकी वारंटी खत्म, आपका फ्लैट 10 साल के बाद गिर भी जाएगा। बोले तुमने तो छेड़छाड़ किया था, तो वहाँ गिर गया तो क्या हुआ। दूसरा, छेड़छाड़ कर दोगे तो फिर उधर से नोटिस भी आएगी, क्यों छोटा कर दिया, बालकनी को बड़ा कैसे कर दिया, इसको इधर क्यों कर दिया, इसको। मतलब प्राइवेट हम लोग अगर घर लेते हैं तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता ना, वो जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें नक्शा मिल जाता है, हम आराम से शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये जो गवर्नमेंट वाले फ्लैट लोगे, आप चाहे डीडीए, जीडीए, एलडीए, जिससे भी लो, माडा से लो, तो आपको उसमें छेड़छाड़ करना ही पड़ेगा। वो जानबूझ के कमरा या तो ज़्यादा चौड़ा बना देंगे या ज़्यादा लंबा बना देंगे, बालकनी ज़्यादा चौड़ी कर देंगे या कम चौड़ी, मतलब कुछ न कुछ ऐसा किया सिस्टम ऐसा तैयार किया जाता है कि वहां पर करप्शन के बीज पड़ जाए, आप मजबूर हो जाओ कि आप मजबूर हो जाओ, जो फिर उसके बाद आपको नोटिस आएगी। ठीक है, अब मैं वापस लौटता हूं। धर्मांतरण वाली जो हम लोग बातचीत करते हैं उसका एक पहलू रह गया है, मैं उसको थोड़ा आपको उदयपुर ले जाना चाहता हूं। कन्हैया लाल वाला जो कांड हुआ, पूरे देश को उसने हिलाकर रख दिया। देश की सबसे उम्दा जो एजेंसी है इस मामले में वो जांच कर रही है, फिर भी क्यों नहीं पकड़े जा रहे, उनको सजा क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? क्योंकि ये कानून घटिया है। जिसने मारा उसी ने वीडियो बनाया, उसका वीडियो अभी भी अवेलेबल है। हाँ, जांच एजेंसियों के पास है। सबसे बढ़िया तरीका है, वीडियो की फोरेंसिक जांच कर लो। जिसने वीडियो बनाया उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो। जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा है इन्होंने मारा, जिसने मारा वो कह रहा है मैंने मारा। हाँ, मारने वाला कह रहा है। तो फिर गवाह किस लिए चाहिए, फिर गवाहों के बयान किस लिए चाहिए, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन किस लिए, फिर तारीख पे तारीख किस लिए चाहिए? एनएसए करिए ना जांच इस मामले में। और एनएसए ने किया है। भारत की सबसे प्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनएसए ने जांच किया है। 106 गवाह क्यों चाहिए भैया? क्योंकि कानून कहता है गवाह ले आओ। कानून ये कहता है कि हर कुछ भी जांच में जो एंगल मिलेगा उस हर पॉइंट पे गवाह चाहिए। चाकू कहां मिला वहां भी गवाह चाहिए, चाकू कहां खरीदी गई वहां भी गवाह चाहिए, ठीक है, सामने आया तो वहां भी गवाह चाहिए, मारते समय भी गवाह चाहिए, दिखते, मतलब हर घटना पे गवाह क्यों चाहिए गवाह? मतलब लोगों को ये जो कानून है परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस घटिया पुलिस व्यवस्था को बदलना चाहिए, घटिया न्यायिक व्यवस्था को बदलना चाहिए। एक व्यक्ति 1990 में 4 उसने सेना के अधिकारियों को मारा, एयरफोर्स के जवानों को मारा कश्मीर में। जिसने मारा वो खुद कह रहा मैंने मारा।
और जो 4 सेना के अधिकारी मारे गए उनका परिवार कह रहा है इसने मारा, और बैठ के वो जेल में बिरयानी खा रहा है 35 साल से। ये संविधान की शपथ लेने वालों के लिए मुझे लगता है बहुत आत्मचिंतन का समय है। मुंबई में जो बम धमाका हुआ अश्विनी जी, 189 लोग मारे गए और सभी को बरी कर दिया गया इस मामले में। जैसे मुंबई में 2006 में धमाका हुआ ना, ऐसे 2004 में मैड्रिड में हुआ था, 2005 में लंदन में हुआ था। हाँ, जो 2004 में मैड्रिड में हुआ था उसमें 21 लोग पकड़े गए थे और उसमें 40,000 साल की सजा हुई है, 40,000 ईयर की सजा हुई है जिन्होंने मैड्रिड में धमाका किया था। तो सजा काटने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे, कई जन्म लेने पड़ेंगे। हाँ, वहां ऐसी सजा होती है। अमेरिका में भी ऐसे होती है, 1 लाख साल की सजा होती है। 2005 में लंदन में बम धमाके हुए, उसमें भी सबको आजीवन कारावास दिया। और 2006 में हमारे यहाँ बम धमाका होता है तो लोग बरी कर दिए जाते हैं 12। ये इससे बड़ी शर्मनाक कुछ घटना हो ही नहीं सकती। ये हमारे माननीय जजों को और माननीय हमारे जो संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए इस विषय पे कि क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है। दुनिया की सर्वोत्तम हमारी न्यायिक व्यवस्था और हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि सजा तक नहीं दे पा रहे। 2006 में 11 जुलाई को मंगलवार का दिन था, शाम को 6:30 बजे का टाइम चुना गया जिससे कि लोग मैक्सिमम लोग ट्रेन में रहे, और लोकल ट्रेन के लोकल डब्बे में बम विस्फोट नहीं किया गया, लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में बम विस्फोट किया गया। फर्स्ट क्लास के डब्बे में कौन होता है? डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, जो बिजनेसमैन है, मारवाड़ी, गुजराती, ये चलते हैं, ठीक है। तो यानी बड़ा प्लान वे में किया गया था, हमको किस कम्युनिटी को मारना है, टारगेट फिक्स था बिल्कुल। किस क्लास को मारना है, किस कम्युनिटी को मारना है। अदरवाइज वो लोकल ट्रेन के लोकल डब्बे में बम विस्फोट कर सकते थे, नहीं, फर्स्ट क्लास में किया गया। 11 जुलाई को जब बम धमाका हुआ, इमीडिएटली, चूंकि 7 धमाके हुए थे 10 मिनट के अंदर, इस पूरी जांच को उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको एटीएस को दे दिया। एटीएस को देना भी चाहिए था भाई, 7 धमाके हुए हैं। एटीएस ने जांच किया। एटीएस ने कहा कि ये आईएसआई इसमें शामिल है, लश्कर तोयबा इसमें शामिल है, भारत का सिमी इसमें शामिल है, और उन्होंने बताया कि प्रेशर कुकर में बम असेंबल करके रखे गए, और सिवरी एक एरिया है मुंबई में, वहाँ ये सारे असेंबल करके लाए गए। ये एटीएस की रिपोर्ट है। एक बार जब एटीएस की जांच हो गई, कंप्लीट जांच हो गई, तो दोबारा जांच कराना तो मतलब फिर तो एटीएस से ऊपर कोई एजेंसी हो एक्सपर्ट तभी कराना होगा, क्योंकि स्टेट लेवल की जो सबसे एक्सपर्ट एजेंसी होती है एटीएस होती है। 2008 में उसी जांच को क्राइम ब्रांच को दे दिया। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि जांच उससे सुपीरियर एजेंसी को न देके उससे नीचे की एजेंसी को दिया जा रहा है। मतलब सीबीआई से आप जांच लेके फिर उसके बाद लोकल पुलिस को दे दो, लोकल पुलिस को देते। ये हुआ। उस समय चलो एनआईए नहीं थी, समझ में आती है, लेकिन कम से कम एटीएस आपकी कर रही थी, एक्सपर्ट कर रही थी, या तो सीबीआई को सौंप देते। दोबारा क्राइम ब्रांच को देने की क्या जरूरत थी? 2008 में दोबारा क्राइम ब्रांच को जांच दे दी गई। जानबूझ के दिया गया, मतलब जानबूझ के दिया गया। अदरवाइज एटीएस की जांच में जब सब स्टेब्लिश हो चुका था, 12 लोग पकड़े जा चुके थे, सिमी से कनेक्शन, लश्कर तोयबा से कनेक्शन, आईएसआई से कनेक्शन, सारी उनकी कॉल डिटेल, सारा कुछ निकाला जा चुका था, फिर दोबारा जांच कराने का कोई मतलब नहीं। सरकार कांग्रेस की थी तो दोबारा, हाँ, 2008 में जब जांच दी गई उस समय विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे। अच्छा। 2006 में जब बम धमाके हुए उस समय सुशील कुमार शायद शिंदे जी, हाँ शिंदे जी थे उस समय मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस की सरकार कंटिन्यू थी उस समय। 2006 जब 8 में जांच दी गई क्राइम ब्रांच को, क्राइम ब्रांच ने पूरी कहानी पलट दिया। क्राइम ब्रांच ने बोला कि नहीं, लश्कर तोयबा सिमी इसमें नहीं है, इसमें तो इंडियन मुजाहिदीन है। बम जो है वो सिवरी में नहीं हुए तो गोमंडी में हुए। मतलब स्थान भी बदल दिया, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। उसी का फायदा इन लोगों ने उठाया हाई कोर्ट में, और बाका वहां जाके बहस किया कि देखो साहब, इन्हीं की एजेंसी, एक एजेंसी कह रही ये, एक एजेंसी ये कह रही है, तो पहले तो यही डिसाइड कर लें कि सही क्या है। उसी का फायदा उठाया है। मुझे लगता है आतंकवादियों को ये एक तरीके से कवर फायर देने के लिए ही उनको इस तरीके से उनको जुडिशली उनको मदद मिल जाए, इसलिए जांच को भटकाया गया। नहीं तो ऐसा होता नहीं। फिर भी ट्रायल कोर्ट के जज ने एक तरीके से ठीक फैसला दिया। लेकिन मैं सवाल माननीय हाईकोर्ट के जजों से पूछता हूँ, भारत के संविधान ने उनको अनलिमिटेड पावर दिया है राइट टू जस्टिस इंश्योर करने के लिए। 189 लोग खत्म हो चुके थे, 800 लोग घायल थे, लगभग 1000 लोग टोटल इसमें पूरे आए थे चपेट में।
जज साहब को ये देखना था कि 800 लोगों के मानवाधिकार की चिंता करें, उनके परिवार के मानवाधिकार की चिंता करें, या 12 लोगों के मानवाधिकार की चिंता करें। अगर चलो राज्य सरकार ने गलत किया, दो जांच करवाई, दोनों जांचें दो अलग अलग दिशा में चली गई, तो हाईकोर्ट के जज साहब एक बार इन 12 आतंकवादियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवा लेते। बोल भाई, अगर उनको लग रहा था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है, एटीएस की जांच गलत है, क्राइम ब्रांच की जांच गलत है, सब गलत है, तो एक बार खुद ही उन 12 से उनका टेस्ट करवा लेते। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने में कितना लगता है? 2 से 3 घंटे लगता है, 4 घंटे लगता है। उसमें कोई उनको मारना पीटना नहीं होता, सिंपल 2 इंजेक्शन लगाना होता है। 2 इंजेक्शन लगा देने से उनका कोई फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो जाता। आदमी वैसे भी 2 इंजेक्शन तो दुनिया भर की बीमारी होती है, हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया, ये लगवाया, वो लगवाया, हम लोग लगवाते ही रहते हैं। तो 2 इंजेक्शन लगवा के अगर हाईकोर्ट के जज साहब चाहते तो इन 12 की जांच करवा लेते। अगर हम कहते हैं एक आतंकवादी का टेस्ट करने में 1 दिन का टाइम लगता है, तो 12 दिन में 12 जांच हो जाती। उनके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। हम कहते हैं और विश्वास नहीं करना था, अपने सामने करा लेते, अपने सामने करा लेते। हम कहते हैं पूरी मीडिया के सामने करा लेते, पूरा देश जानता क्या हो रहा है। आप चूंकि न्यायपालिका पे आ रहे हैं, वहां पर जो खामियां हैं उसकी तरफ आपका इशारा है, मैं समझ गया आपकी बात। तो ये जस्टिस वर्मा वाला जो केस है, इसमें आपको क्या लगता है कि महाभियोग के जरिए ही इसका निपटारा होना चाहिए इस तरह के मामलों में, या और भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए समानांतर में? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, जजेस को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं तो लोग मिसयूज करना शुरू कर देंगे। तो जजों को प्रोटेक्शन के लिए हमारे ऑलरेडी व्यवस्था है कि भाई ठीक है, जज के खिलाफ कोई शिकायत भी होगी तुरंत एफआईआर नहीं होगा, नहीं तो पता चला कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को डोमिनेट करना शुरू कर दे। अपने देश में कैसे एफआईआर होती हैं आप भी जानते हैं। हाँ, तो उसके लिए प्रोटेक्शन दे दिया कि भाई ठीक है, जज के खिलाफ कोई मामला आएगा तो पहले चीफ जस्टिस कमेटी बनाएंगे, कमेटी जांच करेगी, उसके बाद जस्टिस वर्मा के मामले में बाकायदा जजेस की कमेटी बनी। जजेस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कहा कि यह मामला ठीक नहीं लग रहा है, इसमें जस्टिस वर्मा निर्दोष नहीं है, और उसका इतना ही काम था। बाकी आगे जांच करना उसका काम नहीं। बाकी आगे की जांच तो बाकायदा आपको इन्वेस्टिगेट जो एजेंसी वो करेगी, वो सीबीआई करेगी या दिल्ली पुलिस करेगी। दिल्ली में मामला हुआ तो दिल्ली पुलिस करेगी। और नहीं करना एसआईटी हो सकती है, और नहीं करना है, आपको लगता नहीं अब फ्री एंड फेयर और एकदम कंप्लीट होना चाहिए, कोई प्रेशर ना है, तो ठीक है, कोर्ट मॉनिटर एसआईटी बन सकती है, कोर्ट मॉनिटर। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, तो केवल और केवल महाभियोग आएगा तो निकाल दिया जाएगा। सवाल यह है, उनको निकाल दिया जाएगा तो क्या उनकी पेंशन बंद हो जाएगी? क्या उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? नहीं। अगर मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करता है, जेल जाता है। कितने सारे मंत्री जेल जा चुके हैं, राजा कलमाड़ी उलमाड़ी सब जेल जा चुके हैं ना, केजरीवाल जेल जा चुके हैं, सिसोदिया जेल जा चुके हैं, कितने सोरेन वोरेन सब दुनिया भर के जेल जा चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री, संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री जेल जा सकता है, तो संविधान की शपथ लेने वाला जज क्यों नहीं जेल जाना चाहिए भैया? और जब साफ साफ एविडेंस है कि भैया नोटों की बोरी मिली, चलो वो नहीं मान रहे उनका है, लेकिन उनका है कि नहीं है, किसने दिया, किस फैसले को प्रभावित करने के लिए दिया, कौन सा, मतलब किसी आतंकवादी की वो नोटों की बोरी थी या किसी अलगाववादी की नोटों की बोरी थी, किस लिए वो पैसा वहां रखा गया था, क्या फैसला देने के लिए रखा गया, वो तो जांच का विषय, तो जांच तो होना चाहिए। तो वो जांच तभी होगी जब एफआईआर होगा। तो इसमें एफआईआर ही नहीं हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये अगर इसमें एफआईआर नहीं हुआ तो ये अपने आप में एक ब्लैक डे होगा जुडिशरी के लिए। न्याय का एक सिद्धांत होता है, आप लोग भी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि न्याय सिर्फ हो ना बल्कि होता हुआ दिखे भी। क्या आपको लगता है इस तरह के मामलों में चीज नहीं नजर आती है? नहीं, न्याय होता हुआ दिखे, और खासतौर पे ऐसे कहते नहीं कि जो हमारे लॉ मेकर है या जो हमारे जज है, इनके लिए एथिक्स और मोरालिटी का स्टैंडर्ड हायर होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए। और ज्यादा इनके पैमाने ज्यादा होने चाहिए। मुझे याद है आडवाणी जी के खिलाफ एक मामला आया हवाला का, जैन हवाला केस में उनका नाम कहीं लिखा गया। उन्होंने एक स्टैंड लिया कि जब तक हम बरी नहीं हो जाएंगे हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं एक, मतलब हायर लेवल ऑफ एथिक्स, हायर लेवल ऑफ मोरालिटी, ये उनका स्टैंडर्ड था। तो जजों, अगर जज खुद वो नहीं कर रहा है, खुद रिजाइन नहीं कर रहा है, खुद कानून को फेस नहीं कर रहा है, खुद को ट्रायल नहीं कर रहा है, उल्टा कहते नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हाल हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए तो फिर वो कहते नहीं, आपको कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ही करना पड़ेगा। एफआईआर करके इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बने, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बने, चलो इंस्पेक्टर लेवल नहीं, हम कहते हैं कप्तान के लेवल की कोई एसआईटी हो, आईपीएस लेवल की एसआईटी हो, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नज़ीर बन जाएगा और हमारे लिए जुडिशरी के लिए बहुत ही अपमानजनक स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आता हूं भाषा विवाद पर।
आपको पता है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, आज भी एक खबर आई थी कि गुजराती बोर्ड को हटा दिया कुछ एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने, हिंदी भाषियों की पिटाई कर दी जाती है। ये वातावरण देश में क्यों बन जाता है? राजनीति तो होगी, आप राजनीति को नहीं रोक सकते हैं, जो लोग राजनीति चमका रहे हैं अक्सर इस तरह की काम करते रहेंगे, लेकिन कुछ क्या इस दिशा में कोई बढ़िया कानून नहीं है? क्या स्थिति है? देखिए, नेता जो कुछ करते हैं वो दो ही चीज के लिए करते हैं, या तो वोट के लिए करते हैं या तो नोट के लिए करते हैं। ठीक है, वो जाति का जहर घोलते हैं वोट और नोट के लिए, भाषा का जहर घोलते हैं वोट और नोट के लिए, क्षेत्रवाद का जहर घोलेंगे वोट और नोट के लिए, मजहबी उन्माद फैलाएंगे वोट और नोट के लिए, पंथवाद का जहर घोलेंगे वोट और नोट, अगड़ा पिछड़ा करेंगे वोट और नोट के लिए। ले दे के सुबह से उनका तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक दो ही उनका रहता है कि मेरे क्या करने से वोट बढ़ेगी और मेरे क्या करने से नोट बढ़ेगी। पूरा खेल और नोट का है। स्वाभाविक सी बात है, शायद 60,000 करोड़ के आसपास का मुंबई जो अपना बीएमसी है उसका बजट है, तो 60,000 करोड़ का अगर कुछ राज्यों के बजट नहीं है उसमें, तो कई राज्यों का बजट नहीं है। अब 60,000 करोड़ का 12-20% आप मान के चलो, मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, तो 12,000 करोड़ होता है। तो 12,000 करोड़ पे नजर है कि बीएमसी मिल जाए तो अपना 20% अपने आप को, बजट का 20% अपना हो जाएगा, उस पर नजर है। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, और दूसरा ये मजहबी उन्माद के खिलाफ हमारे पास खासतौर पे हेट स्पीच को हमने डिफाइन नहीं किया। हमारे देश के किसी कानून में हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। हमने पीएल फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि आप पहले हेट स्पीच को डिफाइन करिए। हम लोग हेट स्पीच खूब बात करते रहते हैं, आप लोग भी बहुत बात करते हैं। सच्चाई है कि हेट स्पीच किसी कानून में डिफाइन ही नहीं आज तक। अच्छा, हाँ, हेट स्पीच है ही नहीं। तो जब आप डिफाइन नहीं करेंगे तो सजा कैसे देंगे? बस सजा कैसे देंगे, उसी का फायदा हो रहा है भाई। एक हैदराबाद के विधायक थे उस समय ज़माने में, बोले 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, वो तो विधानसभा में बैठे हुए हैं, क्योंकि हेट स्पीच डिफाइन नहीं है। आए दिन लोग कुछ जलाते रहते हैं, किताब जलाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, कभी भगवान विष्णु को गाली, कभी श्री राम को गाली, कभी कृष्ण को गाली, ये गाली, कहाँ कुछ होता है? सांसद विधायक बन बैठे हुए। ये जो भाषा का जहर घोला गया है, भारत के संविधान में आर्टिकल 344 से लेकर आर्टिकल 351 तक ये लैंग्वेज का चैप्टर है। अच्छा, हिंदी भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 351 तो ये कहता है, डायरेक्शन देता है सरकार को कि आप सुनिश्चित करिए कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए। और ये क्यों आया आपको बताता हूं। 1917 में भुज में ये थोड़ा सा एक बार और बताइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। क्या 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 प्रावधान है? क्या आर्टिकल 351 ये कहता है कि हिंदी भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए। कहता है ये? कहता है। तो और ये वाली बात कहां से आती है? और ये नहीं, सरकार की ड्यूटी है। हाँ। और इसमें राज्यों पे नहीं, ये केंद्र पे ड्यूटी डाला गया है। जब ये संविधान बन रहा था तो ये हुआ कि भाई भारत की कनेक्टिंग लैंग्वेज क्या होगी, तो कुछ लोगों ने बोला इंग्लिश। बोले इंग्लिश तो विदेशी भाषा है, हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज तो भारत की भाषा। ने भी बोला ना कल की बहुत पावरफुल भाषा अंग्रेजी है। हाँ, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, विदेशी लैंग्वेज हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, हमारे भारत की कोई एक लैंग्वेज कनेक्टिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम सबको जोड़ सके। तो सवाल आया कि फिर ये कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाए किसको थी? वो भाई भारत में 70% लोग हिंदी बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। हाँ। बाकी और कोई भाषा कनेक्टिंग नहीं हो सकती है। तो एक काम करो, अंग्रेजी तो 2 ही, उस समय बात आई थी कि अंग्रेजी बन जाएगा, तो बोले अंग्रेजी तो 1% भी लोग नहीं जानते, तो अंग्रेजी कनेक्टिंग लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी तो केवल एलिट क्लास की भाषा है। कॉमन मैन तो हिंदी समझता है। आप गुजरात चले जाओ, चाहे आप जो है उड़ीसा चले जाओ, चाहे असम चले जाओ, हिंदी टूटी फूटी सब बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। तमिलनाडु में भी समझ लेते हैं। तमिलनाडु में समझ लेते हैं। आपको कोई ना दिखाई कि मैं समझ रहा हूं, समझ लेते हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, भुज में सम्मेलन हुआ था, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। उसमें महात्मा गांधी जी ने बोला था कि देश स्वतंत्र होगा तो हम ऐसा सिस्टम करेंगे, एक तो हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा जो उनकी इच्छा थी कि भारत में हिंदी को प्रमोट करके इसको कनेक्टिंग लैंग्वेज बनाएंगे। इसलिए पहले, अब तो बंद हो गया, नहीं तो पहले रेलवे के स्टेशनों पे लिखा रहता है। हाँ। हिंदी हमारी कनेक्टिंग लैंग्वेज, ये लिखा रहता है, पूरे देश में लिखा रहता है, प्लेटफॉर्म्स पे लिखा रहता है। अब मुझे दिखता नहीं हो, अच्छी सुक्तियां जो लिखी रहती थी उसमें भी लिखा रहता था। महात्मा गांधी का हिंदी वाला जरूर लिखा रहता था, जरूर लिखा रहता था, मुझे याद आ गया आप कह रहे हैं। तो आर्टिकल 350, तो फिर संविधान निर्माताओं ने कहा कि भाई हिंदी को प्रमोट कौन करेगा? राज्य सरकारें तो अपनी अपनी भाषा प्रमोट करेंगी। इसलिए हिंदी को प्रमोट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को दे दी गई कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए, स्कूल के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए, काम चलाऊ सबको आ जाए। दुर्भाग्य देखिए,
और संविधान का नाम लेके और हिंदी का विरोध किया जा रहा है। जो संविधान का आर्टिकल 351 कहता है सबको हिंदी लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। ये पाखंड, मैंने कहा ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इस पाखंड का इलाज क्या है, छोटे बताइए। इस पाखंड का केवल एक ही इलाज है, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इसकी जड़ में भी भ्रष्टाचार। क्यों? वो दिख रहा है ना बीएमसी का साथ। एक देश एक पाठ्यक्रम नहीं, वो तो जरूरी है ही है। हाँ। देखिए, वो तो इसलिए जरूरी है क्योंकि संविधान कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब मेरे बेटे की किताब मेरे ड्राइवर की बेटे की किताब एक होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब होगी जब मंत्री की बेटे की किताब और संतरी की बेटे की किताब एक होगी। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। और केवल उससे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, बल्कि समता, समानता, समरसता भी उससे बढ़ेगी। सबको एक समान ज्ञान मिलेगा ना, एक समान ज्ञान मिलेगा, बुद्धि का एक तरीके से विकास होगा, एक तरीके विकास होगा। और भारत में था, दशरथ जी क्षत्रिय कुल के और उनके जो मंत्री थे सुमंत, वो केवट मल्लाह परिवार के, दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े, दोस्ती हो गई, मंत्री बना लिया। कृष्ण और सुदामा, एक गरीब एक अमीर, एक साथ पढ़े। भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़े। आज की डेट में कहां पढ़ रहे हैं? आज की डेट में कांस्टेबल का बच्चा अलग किताब पढ़ता है, कप्तान का बच्चा अलग किताब पढ़ता है। भाई आज ही खबर आई, सरकारी स्कूल में छत गिर गई इमारत की, वहां से राजस्थान से खबर आई, कई बच्चों की जान चली गई। एक तरफ एसी कमरों वाले स्कूल हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप चलो भाई, प्राइवेट वाले सुविधा चाहे जो कर दें, ये 65 एजुकेशन बोर्ड क्यों चल रहा है? 65 सिलेबस क्यों चल रहा है? 65 करिकुलम क्यों चल रहा है? आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम तो एक ही होगा, जेई वाला। नीट, डॉक्टर बनना है तो एग्जाम आपका एक ही है नीट। कलेक्टर बनना है तो एग्जाम आपका एक ही है आईएएस। तो फिर स्टार्टिंग में अलग अलग किताब क्यों, अलग अलग सिलेबस क्यों? भाई पूरे देश में मैथ का सिलेबस कॉमन हो सकता है, केमिस्ट्री का कॉमन हो सकता है, फिजिक्स का कॉमन हो सकता है, जियोलॉजी का कॉमन हो सकता है, बॉटनी का कॉमन हो सकता है, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट कॉमन हो सकते हैं। लिटरेचर अलग पढ़ा सकते हैं, आपके क्षेत्रीय जो हैं उनके बारे में बता सकते हैं। अपनी अपनी भाषा में पढ़ाओ, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी का सिलेबस क्यों अलग होना चाहिए? सीबीएसई अलग बोर्ड क्यों, आईसीएसई अलग बोर्ड क्यों, सबका किताब अलग अलग क्यों होना चाहिए? वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? उससे भी देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, उससे वास्तव में समता समानता आएगी, वास्तव में उससे जो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। एक तरफ तो आप इस सामाजिक समरसता की वकालत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दुकान वालों को अपना नाम बताना चाहिए, तो उससे कैसे समरसता आएगी? नहीं, वो तो फंडामेंटल राइट है। देखिए, आर्टिकल 19 भारत के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लास 10 कहता है कि भारत के सभी जो कंज्यूमर है, जो कुछ भी खरीदते हैं, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी पाने का अधिकार है। और प्रोडक्ट के बारे में ना, कि दुकानदार के बारे में भी? अगला सेंटेंस यही तो बता रहा हूं आपको। अच्छा। केवल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उस प्रोडक्ट को किससे खरीद रहे हैं उसके बारे में भी पूरा जानकारी का उनका फंडामेंटल राइट है। और इसके अलावा एक और भी एक्ट है, उसको कहते हैं फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 में बना था, और वो फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011 में आया। वो तो ये कहता है कि रेडी पटरी, खुमचा, ठेली, गोलगप्पा बेचने वाला, कोई कुछ भी हो, सबके दुकान पे उसका लाइसेंस का नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर, उसका नाम, उसका पता और उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। क्यों हो चाहिए आप समझिए। मान लो हम यहाँ से हरिद्वार गए, हम यहाँ से कहीं उज्जैन गए, कहीं गए, हमने रास्ते में गाड़ी रोका, कुछ खाया, हमें फूड पॉइजनिंग हो गई, हमको नकली सामान मिल गया, नकली पनीर खिला दिया, नकली बिस्किट दे दिया, नकली चाय दे दिया, हम शिकायत किसके खिलाफ करेंगे? अगर मान लो हमारे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके परिवार में किसी की डेथ हो गई कुछ खा पी के, किसके खिलाफ शिकायत करेगा जब उसको दुकान में पता ही नहीं है, नाम ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है? नहीं, दुकान का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसका क्या नाम है, व्यक्तिगत उसकी पहचान क्या है, धर्म क्या है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। धर्म नहीं, नाम, असली नाम, नकली नाम नहीं, जो नाम है वही नाम। ये नहीं कि नाम कुछ और है और रिंकू यादव ढाबा रख लिया और है कोई और। हाँ, ऐसे नहीं कि रिंकू, गुड्डू और पप्पू और मुन्नू चुन्नू, ऐसे नहीं नाम। जो असली नाम है, जो भी अश्विनी है तो अश्विनी, अशरफ है तो अशरफ, अखिलेश है तो अखिलेश, और तुर्रम है तो तुर्रम, जो भी है उसका नाम, जो असली नाम है असली नाम, पता। और मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ अश्विनी जी, क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा के दौरान जब योगी सरकार ने यूपी में फैसला लिया क्यूआर कोड वाला, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ। वो कहा गया कि जानबूझकर ये चीजें की जा रही हैं, एक समुदाय विशेष को आप लोग भड़काना चाहते हैं और एक को अपीज करना चाहते हैं। नहीं, वो तो सरकार खिलाफ लगभग 4 PIL फाइल हुई थी, उसमें महुआ मित्रा भी थी और 3 और भी थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, बोले हाँ ये तो कानून में लिखा हुआ है, ये तो फूड सेफ्टी एक्ट में भी लिखा हुआ है। क्यूआर कोड को गलत नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसको उनकी पिटीशन डिसमिस कर दिया। हमारी वाली PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आपकी क्या है PIL? हमने PIL फाइल किया है कि, और उसमें सभी राज्य सरकारों को हमने पार्टी बनाया कि राइट टू नो और राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। भारत के सभी कंज्यूमर को ये जानने का अधिकार है कि जिससे वो सामान खरीद रहे हैं उस दुकान का मालिक कौन है, उसका पता क्या है, उसका नंबर क्या है, जिससे
कि वो असली नकली की पहचान कर सकें, अगर उनके साथ धोखा हो तो शिकायत कर सकें। भाई आज की डेट में ऑनलाइन खूब पेमेंट होता है, यूपीआई पेमेंट होता है। मान लो आप जा रहे थे कहीं पे, आपका वो नेटवर्क नहीं आया, एक बार पैसा गया नहीं, उसको कह रहा हमको तो नहीं मिला, आप दोबारा पेमेंट करके गए। कम से कम अगर नाम पता असली रहेगा, आप चले आओगे तो बाद में कह तो सकोगे उसको फ़ोन करके, भैया देख पैसा हमारा दोबारा कट गया, तुझे मुझे पैसा वापस कर। नहीं तो पैसा आप किससे वापस लोगे आप? और मान लो उसने कोई नकली सामान दे दिया, कोई आप बिस्किट खरीद रहे थे, पता चला घर पहुंच के डब्बा लेके आए तो नकली बिस्किट है। आपने मान लो मिठाई खरीदी, घर के आए उसमें फफूंद लगा हुआ है, किसके खिलाफ शिकायत करोगे आप? तो ये इसलिए कह रहा हूं, जानना ये सारे कंज्यूमर का फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन भारतीय नामकरण संहिता क्यों चाहिए आपको? भारतीय नामकरण इसलिए संहिता चाहिए कि भारत के संविधान के पहला पन्ना है उसको प्रियम्बल कहते हैं। और प्रियम्बल का जो पहला शब्द है वो है सोरिन। सोरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। संप्रभुता का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो ना गुलामी का निशान हो। ये जो गुलामी का नाम है, इससे गुलामी की सोच जनरेट होती है। तो गुलामी की सोच खत्म हो उसके लिए गुलामी का नाम खत्म करना जरूरी है। और वैसे भी जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, हमारी माताओं बहनों का अपमान किया, यहाँ पे राज किया, हमारे पूर्वजों से जजिया वसूला, हमारे पूर्वजों को फोर्स किया कन्वर्ट करने के लिए। भाई 15वीं शताब्दी तक तो यहाँ 100% हिंदू थे ना। 15वीं बाबर से पहले यहाँ कोई मुस्लिम था ही नहीं, 100% हिंदू थे। कोई क्रिश्चियन नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई और 100% या हिंदू थे या बौद्ध थे या जैन थे। सिख पंथ उसके बाद बना, 15वीं के बाद बना, 17वीं शताब्दी शुरू हुआ। तो उनको कन्वर्ट किया जिन्होंने लाठी के दम पे, तलवार के दम पे। ऐसे लोगों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गली, देश की राजधानी में, मतलब युधिष्ठिर जी ने दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाया। उस इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर रोड नहीं है, भीम रोड नहीं है, नकुल रोड नहीं है, सहदेव रोड नहीं है, कुंती रोड नहीं है, माद्री रोड नहीं है, अभिमन्यु रोड नहीं है। और उस दिल्ली में, युधिष्ठिर के दिल्ली में बाबर रोड, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड, लोधी रोड, लुटियंस दिल्ली में तो लगभग इसी तरह की सड़कें हैं। लोधी कॉलोनी। अरे जमीन हमारी, मजदूर हमारे, सड़क बनाने वाले हमारे इंजीनियर, पैसा हमारा, हमारे पैसे से सड़क बनी, हमारे लोगों ने सड़क बनाई। और नाम बाबर का, नाम हुमायूं का। ये जो शाहजहां रोड है, इसको शाहजहां नहीं बनवाया था, इसको कांग्रेस ने बनवाया था। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक जितनी सड़कें दिख रही है ना, ये सारी की सारी 1950 में आसपास बनी है, सब नेहरू जी ने बनवाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा नेहरू जी को क्या पड़ा था कि नाम, सड़क बन रही थी दिल्ली में और नाम रख रहे थे उसका शाहजहां रोड। मान लो अंग्रेजों ने रख भी दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंतर्गत मान लो अंग्रेजों ने रख दिया, तो उसको ठीक करना हमारा काम है ना। इसलिए मैं कह, और एक करीब 10,000 नाम है, एक दो नाम तो है नहीं। 10,000 नाम में अगर 10-10 नाम बदलेंगे तो 1000 साल लग जाएगा, 100 नाम बदलेंगे तो 100 साल लग जाएगा। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। अच्छा। भाई एक भारतीय नामकरण संहिता बनाइए, एक ही झटके में भारत से गुलामी का नाम मिटा दीजिए, और ऐसे ही एक कानून बनाइए जिससे सारे के सारे गुलामी के निशान भी मिटा दीजिए। कायदे से भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है भारतीय धरोहर संहिता बनाइए, और गुलामी के दौरान जो हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस थे जिनको तोड़ फोड़ की गई उसको रिस्टोर कर लीजिए। ये संविधान का आर्टिकल 49 कहता है। ये आप कह रहे हैं भारतीय नामकरण संहिता, इस संहिता की आपने भारतीय नामकरण से भारतीय धरोहर संहिता की बात में कर रहा हूं। धरोहर संहिता, अच्छा। भारतीय धरोहर संहिता। हाँ। उल्टा यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया, और प्लेस ऑफ वर्शिप कहता है कि काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, इसका मुकदमा कोर्ट में चलेगा नहीं। हमने उस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, हम लोग लड़ रहे हैं उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। हमारा ये कहना है एक भारतीय धरोहर आयोग बनाइए, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ऐसे जो जहाँ पे विवाद चल रहा है उनका सर्वे करवाइए। साइंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, 1 साल के अंदर तो आप जमीन के अंदर क्या है ऊपर से ही जान सकते हैं, सब जान सकते हैं। ठीक है, कोई तोड़फोड़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, एक साथ करा के और सारे उसको ले लीजिए। नहीं तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 10 साल 20 साल चलता रहेगा, और जब तक विवाद चलता रहेगा तब तक वो खामखा तनातनी बनी रहेगी। इससे अच्छा है एक बार काशी का फैसला आए, फिर मथुरा का आए, फिर भद्रकाली का आए, फिर भोजशाला का आए, फिर अटाला का आए, ये चलता रहे। इससे अच्छा है कि एक कमीशन बना दिया जाए, भारतीय धरोहर आयोग, सर्वे कर लिया जाए, सर्वे करके जिसका है उसको दे दिया जाए, खत्म बात हो गई। अच्छा, तो आप तो नेताओं की दुकान बंद करने की बात कह रहे हैं, इसी बहाने जो इधर और उधर वाले देश के लिए अच्छा, मैं तो संविधान की बात, मैं तो संविधान की अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो इसके 5 बड़े फायदे और 5 बड़े नुकसान बताइए मुझे आप, यूनिफॉर्म जो जनता आराम से समझ जाएगी। मैं समझ गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो संविधान लागू होने के बाद बना, 1955 में बना। 1955 बना, पार्लियामेंट में डिबेट करके बना, सब समझ बूझ के बना।
इसलिए उसमें कोई न माता पिता के अधिकारों में भेदभाव है, न पति पत्नी के अधिकारों में भेदभाव है, न भाई बहन के अधिकारों में भेदभाव है। ठीक है। तो इसलिए यूसीसी से आए या ना आए हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फायदा किसको होगा यूसी से? उसको फायदा होगा उस कम्युनिटी को जिसका कानून अंग्रेजों के जमाने का है। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है, उसमें महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं। 1936 का पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है, इसलिए पारसियों में महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं। 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है, इसलिए उनमें भी मुस्लिम महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं चल रहा है। शरीयत एक्ट में तो बाकायदा उन्होंने बाद में पर्सनल लॉ के जरिए गुलामी की कुरीतियों और कुप्रथाओं को जायज ठहरा दिया। ये 3 तलाक, ये हलाला, ये मुता, ये मिस्यार, ये तहर्रुस, तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया, ये भारत की कुरीति नहीं है, ये विदेशी कुरीति है। भारत में जो कुरीति आई उसका कानून बन गया। सती प्रथा यहाँ कुरीति शुरू हुई, कानून बन गया। छुआछूत कुरीति आई, कानून बन गया। समाज के अंदर से भी तो बात आई ना, राजा राममोहन रॉय जैसे लोग आए है ना। हाँ। और उधर जो है ना कोई समाज से परिवर्तन आया और ना वहां पे कानून बना। तो इसलिए यूसीसी का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो मुस्लिम बहन बेटियों को होगा, उसके बाद क्रिश्चियन बहन बेटियों को होगा, उसके बाद पारसी बहन बेटियों को होगा। नुकसान इसमें किसी का नहीं है। फायदा ये होगा जो आप पूछ रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लड़के और लड़की की शादी की उम्र एक समान हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जो गुजारा भत्ता का फार्मूला है वो हिंदू जैन बौद्ध सिख सबके लिए एक समान हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से एडॉप्शन और गार्जियनशिप, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार, बच्चे की देखभाल का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। अभी सबको एक समान नहीं है। खासतौर पे मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम, पारसी और ईसाई की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, डिवोर्स का प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग चल रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो विरासत और वसीयत का अधिकार एक समान हो जाएगा, प्रॉपर्टी का राइट सबको एक समान हो जाएगा। अभी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का फायदा है वो मुस्लिम्स को है, पारसी को है, ईसाई को है, हिंदुओं को कोई नहीं। जहां से विरोध हो रहा है सबसे ज्यादा उन्हीं को सबसे अधिक फायदा हो रहा है। हाँ, मैं एग्जैक्टली ये कहने वाला था कि जिधर बीमारी है वो कह रहे हैं हमें दवाई नहीं चाहिए, और जो बिल्कुल स्वस्थ है वो कह रहे हैं जी दवाई दो दवाई दो दवाई दो। ये हो रहा है। हिंदू डिमांड कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम के साइड से उनके नेता विरोध कर रहे हैं, एक्चुअल में सबसे ज्यादा जरूरत वहीं पे। ठीक है। अच्छा, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करूंगा। आपको पता है, हम सभी जानते हैं कि तमाम जो समस्याएं हैं उसकी जड़ में कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन इसको लेकर भी अपने देश में विरोध हो रहा है कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आए। देखिए, भारत का संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंटी नंबर 28 कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, संविधान कहता है। हमारे देश में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आज पहले भी थी, संविधान भी कहता है। जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, पानी दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। समस्याओं की रूट का एनालिसिस करिए, ग्राउंड लेवल एकदम नीचे जा रहा है। जहां पे 30 फीट 40 फीट के नीचे पानी था, वहां पे 250 फीट के नीचे पानी चला गया है। और ये जो ग्राउंड वाटर है ना, पीने वाला पानी अनलिमिटेड नहीं होता। ये पानी खत्म हो जाएगा ना तो फिर क्या होगा, आप इसकी कल्पना कोई कर ही नहीं रहा है। लोगों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध घी नहीं मिल पा रहा, शुद्ध तेल नहीं मिल पा रहा, शुद्ध सब्जी नहीं मिल पा रही, शुद्ध फल नहीं मिल पा रहा है। हमें आपको दिल्ली में तो ना शुद्ध हवा तक नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पाती है। दिल्ली के लोगों की उम्र 12 साल कम हो गई है। ये बाकायदा एम्स की सर्वे की रिपोर्ट है कि अब हम लोगों की उम्र बाकी लोगों की अपेक्षा 12 साल कम हो गई है। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, मैं जब दिल्ली में रहता हूँ तो रात में कम से कम मेरी 3 बार नींद टूटती है, जबकि मैं इंदौर जाता हूँ या बाकी और शहर जाता हूँ, रात भर पूरी अच्छी से एक ही बार में नींद आ जाती है। तो ये एयर पोल्यूशन का दुष्परिणाम ये है कि यहाँ लोगों की जो है ना अनिद्रा की बीमारी बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। कैसे? इस समय 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे पर डे का मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे, साल में 3.25 करोड़ बच्चे का मतलब 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना में लगभग 16.5 करोड़ बच्चे। ठीक है, और इस 16.5 करोड़ में से 10 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो जाते हैं। और 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना में सरकार घर कितना बनाती है? 2 करोड़। और बेघर कितने पैदा हुए? 10 करोड़। तो हम आप कितना भी टैक्स दे लें, इनकम टैक्स दे लें, जीएसटी दे लें, वैट दे लें, टीडीएस कुछ भी कर लें, कभी सबको घर मिल ही नहीं सकता। सरकार 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती है, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट में, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। क्राइम बढ़ने का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है।
तो अगर आप ध्यान से देखिए, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, क्राइम जो इतना तेजी के साथ बढ़ रहा है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है भाई। 12 बच्चे हो गए हैं, कुछ काम धाम है नहीं, तो यही करेगा, चलते समय मोबाइल छीनेगा, चेन स्नेचिंग करेगा, स्कूटी छीन के भागेगा, कार छीन के भागेगा, यही करेगा। तो पूरे देश में अराजकता जो फैली हुई, उसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है। और एक बात मैं आपको बताऊं, मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने वाले भगवान श्री राम है। उस जमाने में पॉलीगैमी हुआ करती थी, लोग एक से ज़्यादा विवाह करते थे, लेकिन भगवान श्री राम ने बोला नहीं, हम 2 हमारे 2। भगवान राम ने एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया, शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। भगवान श्री राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। गजब एग्जाम्पल लेकर आए हैं आप। हाँ, ये जबकि उस जमाने में भगवान श्री राम तो चक्रवर्ती नरेश थे। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवान श्री राम को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? कौन ऐसा नहीं होगा जो लक्ष्मण जी को अपना दामाद नहीं बनाना चाहता होगा? लेकिन चारों भाइयों ने बोला ना, एक एक विवाह करेंगे, क्योंकि प्रजा को हमने कहा है कि एक एक करना, इसलिए हम भी एक एक करेंगे। तो ये सिस्टम हमारे देश में था, दुर्भाग्यवश हमने इसको लागू नहीं किया। एक बात मैं आपको बताऊं, मानव इतिहास में इस पृथ्वी पे सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम भगवान श्री राम के परदादा राजा रघु ने किया था। उनके बारे में एक चौपाई ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सबकी किताब एक होगी, सब एक साथ गुरुकुल में पढ़ेंगे। जातियात होती नहीं थी, पहले 4 पंथ होते, मतलब 4 वर्ण होते थे, लेकिन चारों वर्ण के बच्चे एक साथ किताब पढ़ेंगे, एक साथ गुरुकुल में बैठ के पढ़ेंगे। ये राजा रघु ने शुरू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म पॉपुलेशन कंट्रोल ये भगवान श्री राम ने लागू किया। तो दुर्भाग्यवश अगर हम नहीं, इसमें एक बात ये कही जाती है कि कुछ आंकड़े भी आए हैं जिसका हवाला दिया जाता है कि अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखें तो मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है हिंदुओं की तुलना में। ये भी कुछ आंकड़े रखे गए हैं, इसको लेकर भी लोग बहुत चिंता जता रहे हैं कि भाई ऐसे में तो ये बड़ा दिक्कत होने वाली आने वाले समय में, ये अनुपात भी नहीं, अभी आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला है कि जिस हिसाब से मामला बढ़ रहा है, मैंने ट्वीट भी किया है उसको, 2041 में असम में जनसंख्या 50-50 हो जाएगी। आज ही बोला है, और ये हो रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। आप उसको अगर किसी भी तरीके से देखिए तो जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। हम भारत का विकास नहीं कर रहे हैं, हम भारत को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के कारण इतने उसके इनडायरेक्ट आयाम भी हैं। स्वाभाविक सी बात है, अब अच्छी क्वालिटी की स्कूल नहीं दे पाओगे तो कहीं और ही पढ़ेगा, कहीं और ही पढ़ेगा तो कुछ और ही सीखेगा, ये भी तो है। लेकिन वो कौन सी सोच है जिसमें जनसंख्या बढ़ाने पे लगता है कि उन्हें फायदा है? जनसंख्या के लिए तो बाकायदा फंडिंग हो रही है। ये जो छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया है, ये धर्मांतरण के लिए तो इसका जो रेट था अलग था, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जाति के हिसाब से। 2 से 3 लाख रुपए देता है बच्चा पैदा करने पे। तो मतलब 10 बच्चे पैदा कर लिए तो आपका 20 से 25 लाख बन गया, 15 बच्चे पैदा कर लिए तो 30 से 35 लाख बच्चा पैदा हो गया। ये जनसंख्या बढ़ा के, जनसंख्या विस्फोट के जरिए भारत की डेमोग्राफी बदलने का प्लान चला। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए 5-6 बड़े प्लान वे में काम हो रहे हैं। लफ्ज़ जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है, लैंड जिहाद के जरिए डेमोग्राफी बदली जा रही है। 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। घुसपैठियों को बसा के, और घुसपैठियों को भी 2 से 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। आओ भारत में 2 से 3 लाख रुपए लो, तुम्हें पहुंचा देंगे, सुरक्षित दे देंगे, 5-6 तुम्हें कागज दे दिया जाएगा, और कहीं हाईवे के किनारे, सड़क किनारे, यहाँ किनारे, वहाँ किनारे, जहाँ खाली जगह मिलेगा झुग्गी डालो, वहीं रहना शुरू कर दो। ये घुसपैठियों को जनसंख्या विस्फोट करने के लिए भी फंडिंग चल रही है। भारत में जो हलाल इकोनॉमी चल रही है ना, और हलाल इकोनॉमी छोटी मोटी नहीं है, 50,000 करोड़ की है। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है, लगभग 50,000 करोड़ इससे आ रहा है। और वो जो हलाल इकोनॉमी का पैसा आ रहा है, वो लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। भारत में जो ड्रग का कारोबार हो रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है, वो भी इसी जिहाद के काम में खर्च हो रहा है। नकली दवाइयों से जो पैसा जनरेट हो रहा है, वो भी इसी काम में खर्च हो रहा है। तो भारत के प्रति ये जो खतरे हैं ना, इन खतरों पे दुर्भाग्यवश गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। उस पर काउंटर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उसको रोकने पे नहीं हो रहा है। और इसका रोकने का एक ही तरीका है, कानून बदलो बस। कानून बदलेगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। और एक बात मैं कह सकता हूं, जैसे अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए, ऐसे कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाया। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 50 से ज्यादा।
उसमें कई कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूँ। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट का दुष्परिणाम आपको बताता हूं मैं। माइनॉरिटी कौन है नहीं पता, संविधान में कहीं माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है, किसी कानून में माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। बस माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, सेंटर में 5-6 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, राज्यों में 1,000-2,000 करोड़ खर्च हो रहा है। किसी झुग्गी बस्ती में जो झुग्गी में रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होती है, ठीक है। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मान लीजिए क्रिश्चियन है, झुग्गी नंबर 3 में मुस्लिम है। क्रिश्चियन और मुस्लिम के बच्चों को 1,000 रुपए आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री के जरिए वजीफा आ रहा है। लेकिन हिंदू जो उतना ही गरीब है उसको पैसा नहीं आ रहा है, जिसका आधार आर्थिक होना चाहिए, जिसका आधार आर्थिक होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, स्कूल में जाके बोलता भाई हमको वजीफा क्यों नहीं दे रहे? बोले तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम तो हिंदू हो, तो हमको तो पैसा चाहिए, 1,000 रुपये उसको मिल रहा है, हमारे पड़ोसी को हमको गए। एक काम करो, तुम रिलीजन वाले कॉलम में नाम वाम वही रखो, रिलीजन वाले कॉलम में अपना तुम या तो मुस्लिम लिख लो या क्रिश्चियन लिख लो। मुस्लिम नहीं इसलिए नहीं लिखता कि उसको लगता है यार मुस्लिम लिखूंगा तो नाम भी बदलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उससे बचते के लिए वो रिलीजन वाले नाम तो अपना अनिल कुमार, श्याम कुमार, राम कुमार, गोपाल, मोहन जो है ऐसे रखता है, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिखवा लेता है। जो भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है उसके लिए माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं सरदार पटेल का वो वाक्य सबको याद रखना चाहिए। 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा में सरदार पटेल साहब ने कहा था, मजहब के आधार पर देश का विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पर भारत में न कोई नियम होगा, न कानून होगा, न मंत्रालय होगा, न कोई बोर्ड होगा, न ट्रिब्यूनल होगा। और देखिए जो कुछ संविधान सरदार पटेल ने कहा था नहीं होना चाहिए वो सब है, वो सब है। आज की डेट में मजहब के आधार पे नियम कानून है, मजहब के आधार पे आयोग है, मजहब के आधार पे मंत्रालय है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पे स्कूल है, मजहब के आधार पे कॉलेज है, मजहब के आधार पे जामिया और अलीगढ़ है, यूनिवर्सिटी है, मजहब के आधार पे लोन है, मजहब के आधार पर वजीफा है, मजहब के आधार पर रिजर्वेशन की तैयारी हो रही है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक फैसला था बाल पाटिल के, उसमें कहा था कि मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, जितने जल्दी हो ये माइनॉरिटी कमीशन खत्म करो, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करो, कुछ नहीं होना चाहिए और मजहब के आधार पे सारी योजनाएं बंद करो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है बाल पाटिल केस में। चलिए, बहुत ही विस्तार से आपने इतनी सारी बातें बताई। बिल्कुल एक आखिरी सवाल छोटे में जवाब दीजिएगा, हमने अच्छी बातचीत की इस पॉडकास्ट में। SIR को लेकर जो बिहार में राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है कि वाकई में राजनीति ही है, खालिश राजनीति है, या इसका कोई और दुष्परिणाम आप देखते हैं? नहीं, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं कि घुसपैठियों की मदद करना ये देशद्रोह है, घुसपैठियों की मदद करना ये अपने आप में देश के साथ गद्दारी है। और जो लोग घुसपैठियों को कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए। ये कवर फायर है जो लोग विरोध कर रहे ये हैं। पूरी तरीके से कवर फायर है, ये घुसपैठियों को बसाने की, उनको परमानेंट वहां करने का कवर फायर है। अरे भैया, ये कौन सी बात है कि उन्होंने पिछले इलेक्शन में वोट दे लिया तो उनका वोट कट नहीं सकता? बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वकील बन जाते हैं, 10 साल के बाद पता चलता है तो वकील फर्जी है तो उसको निकाल देते हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने यूज करके पत्रकार बन जाते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं, बाद पता नहीं देती तो फर्जी इसका कागज, उसको बाहर निकाल देते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट सारे लोग टीचर बन जाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट सारे लोग नौकरी पा लेते हैं। भाई UPSC के थ्रू भी कहीं नौकरी मिल जाए केस आया था ना। हाँ, क्या हुआ, उसको हटाया गया ना? हटाया गया। तो ये कौन सा कि भैया इसका तो आधार बन गया तो इसको आधार नहीं काट सकते? क्यों नहीं काट? अरे उसने फर्जी बनवाया तो काटो। 5 करोड़ भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं, मेरी उस पर PIL है और SIR को लेकर मैंने PIL फाइल किया है। मैंने कहा कि ये बिहार में SIR क्यों होना चाहिए, ये पूरे देश में SIR होना चाहिए और हर इलेक्शन के पहले होना चाहिए, लोकसभा के पहले भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, विधानसभा चुनाव के पहले भी होना चाहिए और सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का मुख्य काम यही है। इलेक्शन कमीशन का 2 ही काम है जो संविधान में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी दी है, 2 काम है, वोटर ये इलेक्टोरल रोल तैयार करना और इलेक्शन कराना। पहले क्या करना? पहले इलेक्शन नहीं, पहले इलेक्टोरल रोल, पहले मतदाता सूची बनाना और फिर इलेक्शन कराना। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम हमारे वोटर लिस्ट में है तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है सघन जांच करे, डोर टू डोर जाके जांच करे, पूछताछ करे और जो लोग ऐसे काम में शामिल हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां, नेता, पार्षद, प्रधान फर्जी वोटर ID बनवा रहे हैं, इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी होना चाहिए। ये गंभीर अपराध है, ये मेरी PIL में लिखा है बात। और बिहार में मेरी जानकारी के अनुसार हर विधानसभा में 8 से 10 हज़ार फर्जी वोटर हैं।
उसमें बड़ी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। पाकिस्तानी अफगानिस्तानी तो बहुत कम है। आप देखिए ना, बिहार का पूरा सीमांचल कन्वर्ट बदल चुका है। आप अररिया देख लीजिए, किशनगंज देख लीजिए, जो सीमांचल वाला बॉर्डर पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है। सब ने डॉक्यूमेंट बना लिया। कैसे बनवाया? 2000 में आधार बना लिया, नगर निगम में 2000 रुपए देके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, तहसील के दलाल को पकड़ के 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लिया, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ के 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया तो ये जो वोट जीवी नोट जीवी नेता है, इन्होंने वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया। ये बड़े प्लांडवे में किया गया और ये तब रुकेगा, केवल वोटर लिस्ट को ठीक करने से मामला नहीं रुकेगा, जब तक जो गद्दारी किया इन्होंने, जिन्होंने फर्जी आधार इश्यू किया, जिन्होंने फर्जी राशन कार्ड बनाया, जिन्होंने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, ऐसे लोग जब जेल में डाले जाएंगे तब कानून का खौफ। मतलब इस पूरे सिस्टम में जितने गद्दार बैठे हुए हैं सबका इलाज होना चाहिए, उनकी पहचान हो और इलाज हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने तार्किक तरीके से और कानूनी पहलू के हिसाब से लोगों को ये चीजें समझाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पॉडकास्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। जी पॉडकास्ट में अगले अंक में किसी और बड़ी शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।